हेलो बच्चों, उम्मीद है आप फिट फाट होंगे और जबरदस्त तरीके से अपने एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे। आपको हेल्प करने की सीरीज में ये वन शॉट वीडियो की सीरीज चल रही है, जहां पर आज हम लोग पहुंच गए हैं चैप्टर नंबर 5 मैग्नेटिज्म एंड मैटर पर। जबरदस्त वन शॉट वीडियो होने वाला है। आपके कई फंडे क्लियर हो जाएंगे बहुत ही कम टाइम में। इसके पहले के वन शॉट अगर आपको देखने हैं या पीवाईक्यूज देखने हैं या डिटेल वीडियो देखने हैं तो उन सबका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में लगाऊंगा, क्लिक करके आप देख सकते हैं और पढ़ाई को अपनी शानदार कर सकते हैं। अभी अगर आप ये चाहते हैं कि फिजिक्स आसान भाषा में आपको समझ में आए, वीडियो देखकर न्यूमेरिकल निकलने लगे, तो आप झट से अरविंद एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए फॉर टॉप क्वालिटी कंटेंट। चलिए आज की बात शुरू कर लेते हैं। वन शॉट वीडियो फॉर मैग्नेटिज्म एंड मैटर। तो ये रहा 5वें नंबर का चैप्टर नंबर 5 का, जिसमें वन शॉट वीडियो में काफी चीजें मैं कवर कर दूंगा जिससे आपका प्रिपरेशन अच्छा हो जाए। और कुछ बच्चों का कहना होता है सर जो आप पढ़ा रहे हैं इसका प्रेजेंटेशन मिल जाए, जो याद करने में समझने में उनको आसानी हो, तो मिल जाएगा। अरविंद एकेडमी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां पर इसका पीडीएफ आपको मिल जाने वाला है जो भी मैं यहां पढ़ाऊंगा। आपके लिए मैंने एक प्योर गोल्ड सीरीज बनाई हुई है। देखिए ये प्योर गोल्ड सीरीज है, ये डिटेल्ड वीडियो की सीरीज है। ये चैप्टर नंबर 5 है जिसका मैं वन शॉट लेके आया हूं। इसके 3 पार्ट हैं। ये लिखने का मतलब क्या, 1/3 यानी टोटल 3 पार्ट हैं। ये पहले पार्ट का फोटो या थंबनेल है, तो इसमें टोटल 3 पार्ट हैं। कुल समय आपका जो लगेगा वो केवल 4 घंटे लगेगा। पावर पैक्ड है। और इसमें सीखेंगे क्या, सब कुछ, चैप्टर का सब कुछ अकॉर्डिंग टू सिलेबस, सारे कॉन्सेप्ट, जो भी डेरिवेशन, मैनी न्यूमेरिकल्स, सब कुछ। यानी ये आपको बना देगा सुपरमैन सिलेबस को लेते हुए। तो जो बच्चे टॉप करने की इच्छा रखते हैं, 96, 97, 98% लाने की इच्छा रखते हैं, वो इसको फॉलो करें और चमत्कार देखें। आप ये देख सकते हैं कि आप जो पढ़ रहे हैं और जो इसमें पढ़ाया गया है उसमें डिफरेंस क्या है, क्योंकि जब तक आप देखेंगे नहीं डिफरेंस पता ही नहीं चलेगा। ज्यादा जानकारी तो पढ़ने वाले बच्चों को इतनी नहीं होती है। तो सुपर्ब आपको वीडियो मिलेंगे और ये है लिंक इन डिस्क्रिप्शन। इसका मैंने अरविंद एकेडमी के होम पेज पे प्लेलिस्ट बना दिया है, ब्रैकेट में प्योर गोल्ड सीरीज लिख के पूरा सिलेबस कवर करते हुए। आप वहां क्लिक करके देख सकते हैं। चलिए आगे की बात करते हैं। कुछ बच्चे मुझसे पढ़ना चाहते हैं, क्योंकि जब भी आप पढ़ाई करते हैं डाउट तो आता ही है, पढ़ाई के दौरान, सवाल लगाने के दौरान, और कभी भी किसी भी वजह से आ सकता है। तो शाम को होती हैं लाइव क्लासेस अरविंद एकेडमी ऐप पर, जहां पर आप मुझसे पढ़ाई के दौरान उठने वाले डाउट्स को सारे क्लियर कर सकते हैं। डेरिवेशंस में क्या मामला है, न्यूमेरिकल्स लग रहे हैं तो उसमें ऐसा क्यों है, वैसा क्यों है, सारे डाउट्स, या मन में कोई दुविधा है कैसे पढ़ें, तो वो भी मैं आपको गाइड करता रहता हूं और आपको इसके दौरान मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बताता हूं जिससे आपका काम बन जाए। तो जो बच्चे ये चाहते हैं कि अरविंद सर के साथ पढ़ें, अपने डाउट्स को दूर करें, वो ज्वाइन कर सकते हैं द्रोणा बैच, द्रोणा फिजिक्स, द्रोणा मैथमेटिक्स। कैसे ज्वाइन करना है, अरविंद एकेडमी ऐप को डाउनलोड कर लेना है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। उसके बाद स्टोर सेक्शन में जाकर द्रोणा बैच में एनरोलमेंट लेके मेरे साथ शानदार पढ़ाई कर लेनी है। चलिए आज का वीडियो करते हैं शुरू। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं वन शॉट वीडियो चैप्टर 5 मैग्नेटिज्म मैटर का सीधी तौर पर। तो शुरुआत हो जाती है कि आखिर मैग्नेट्स एंड मैग्नेटिज्म होता क्या है। A magnet is a material that has both attractive and directive property. मैग्नेट क्या है, किसी भी मटेरियल को अट्रैक्ट भी कर सकता है और उस मैग्नेट में एक डायरेक्टिव प्रॉपर्टी होती है। डायरेक्टिव का मतलब अगर आप उसको लटका देंगे तो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ही रुकता है, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में, किसी और डायरेक्शन में वो रुकता नहीं है। इसलिए अट्रैक्ट करने की प्रॉपर्टी और डायरेक्टिव प्रॉपर्टी मैग्नेट की पहचान है। It attracts small pieces of iron, cobalt. आयरन, कोबाल्ट, निकिल जैसे मटेरियल्स को ये अट्रैक्ट कर लेता है। This property of attraction is called magnetism. इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं मैग्नेटिज्म। तो मैग्नेट क्या है और मैग्नेटिज्म क्या है, 3 लाइनों में आपकी समझ में आ जाता है। अब इस मैग्नेट्स को हम लोगों ने कुछ आर्टिफिशियल मैग्नेट्स भी बना दिए हैं। नेचुरल मैग्नेट्स भी मिलते हैं, खोदते खाते हैं तो ओर मिल जाता है, कोई स्टोन मिल जाता है जिसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है। लेकिन कुछ हम लोगों ने आर्टिफिशियल मैग्नेट्स बना दिए हैं जिसको आप पहचानते होंगे, जैसे बार मैग्नेट, ये जनरल फॉर्म्स है। मैग्नेटिक निडल, कंपास निडल आप बोलते हैं, हॉर्स शू मैग्नेट, ये बॉल एंडेड मैग्नेट, ये सारे मैग्नेट्स हम लोगों ने बना दिए हैं, क्रिएट कर दिए हैं, जिससे हम इसका इस्तेमाल जगह जगह
कर सकें। अब बात कर लेते हैं बेटा फटाफट कि बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट्स क्या है। मैग्नेट की बेसिक प्रॉपर्टीज एग्जाम में पूछा भी जाता है। सबसे पहली प्रॉपर्टी है अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी। जब आप इसके सामने मान लीजिए आयरन की फिलिंग्स, आयरन फिलिंग्स मतलब आयरन का बुरादा, बुरादा जानते हैं जैसे लकड़ी घिसते हैं तो बुरादा निकलता है, बहुत महीन महीन कण, तो ऐसे डस्ट में पड़े होते हैं। आप कभी चुंबक को या मैग्नेट को डस्ट धूल के ऊपर ले जाएंगे तो आपको आयरन के पार्टिकल चिपक जाएंगे उसमें, देख लीजिएगा आप, मजा आएगा देख के और याद भी रहेगा ज्यादा दिनों तक। तो ये आयरन फाइलिंग्स को अगर इसके पास आप लाते हैं तो ये चिपका लेता है, देखिए सबको, और खासकर जो पोल्स होते हैं वहां पर ज्यादा चिपकती, क्योंकि पोल्स पे मैग्नेटिक इंटेंसिटी ज्यादा होती है बनस्पत इसके बीच वाले पार्ट के। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी हो गई? अट्रैक्टिव, क्योंकि ये आयरन वगैरह को अट्रैक्ट करके अपने में चिपका ले रहा है। तो दिस इज नोन एज ए अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी। दूसरी प्रॉपर्टी की बात करते हैं बेटा डायरेक्टिव। जैसे मैंने बोला है कि अगर एक मैग्नेट को आप हॉरिजॉन्टली मूव करने के लिए छोड़ दीजिए, टांग दीजिए ऊपर से, ऐसे छोड़ दीजिए कि जहां मन चाहे वहां चले जाओ, तो कहां जाएगा? हमेशा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में ही भिड़ेगा। भिड़ने का मतलब वहीं रुकेगा। और इसी प्रॉपर्टी का पहले जमाने में, बहुत जमाने में, हम लोग जो शिप पे जाते थे ना नदी में, तो डायरेक्शन के लिए यूज करते थे, क्योंकि चारों तरफ तो समुंदर दिख रहा है, तो कौन पूरब कौन पश्चिम कैसे दिखे आपको? तो उस लिए हम ये पकड़ लेते थे, वो लोग पकड़ते थे जो ट्रेवलर होते थे, नॉर्थ साउथ किधर है, उससे अंदाजा उनको लगता रहता था। तो ये आपको डायरेक्टिव प्रॉपर्टी हो गई बेटा, ए नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में मैग्नेट का रुकना। और बात करते हैं इसके अंदर और प्रॉपर्टी भी होती है, जैसे लाइक पोल्स आपस में रिपेल करते हैं और अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट करते हैं। तो नॉर्थ नॉर्थ आएगा तो रिपल्शन, साउथ नॉर्थ आएगा तो अट्रैक्शन। कुछ ऐसा जैसे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में चार्ज का होता था, लाइक वाले वहां क्या करते थे? रिपल्शन प्लस प्लस या माइनस माइनस, और प्लस माइनस अट्रैक्शन, कुछ ऐसा लगता हुआ दिखता है। ठीक है, तो ये हो गया प्रॉपर्टीज अनलाइक पोल्स और लाइक पोल्स की कहानी। अब एक और इंटरेस्टिंग बात होती है कि यहां पर जो मैग्नेटिक पोल्स होते हैं ना, वो अकेले एग्जिस्ट नहीं करते, मोनोपोल्स डू नॉट एग्जिस्ट। केवल नॉर्थ अलग से, केवल साउथ अलग से वो एग्जिस्ट नहीं करेगा, जबकि जो हमारा चार्ज होता है उसमें पॉजिटिव चार्ज अलग से एग्जिस्ट करता है, नेगेटिव चार्ज अलग से एग्जिस्ट करता है। लेकिन नॉर्थ साउथ जो कि इंटीग्रल पार्ट है मैग्नेट के, वो भैया अलग से एग्जिस्ट नहीं करते। जैसे एक चुंबक ले लोगे, जैसे आप फोटो बना भी है नॉर्थ साउथ, और हम इसको बीच से काट दें तो ये जो टुकड़े मिलेंगे दो, यहां पे भी खट से डायपोल बन जाएगा, मतलब नॉर्थ साउथ दोनों मिल जाएंगे। यहां देखिए नॉर्थ था, यहां साउथ बन जाएगा, यहां साउथ था, यहां नॉर्थ बन जाएगा। यानी कभी भी ऐसे काटें, चाहे ऐसे काटेंगे तो आप जान ही रहे हैं नॉर्थ साउथ है तो उसकी पोल स्ट्रेंथ कम हो जाएगी, ऐसे काटेंगे तो भी आप हमेशा आपको डायपोल मिलेगा। मोनोपोल्स डू नॉट एग्जिस्ट, लेकिन चार्जेस में प्लस माइनस एग्जिस्ट करते हैं अलग अलग। तो ये इसकी एक चौथे नंबर की प्रॉपर्टी है। पांचवें नंबर की प्रॉपर्टी देखते हैं जिसे बोलते हैं मैग्नेटिक इंडक्शन। क्या होता है? मैग्नेट की प्रॉपर्टी होती है अपने आजू बाजू मैग्नेटिक फील्ड बना लेता है। उसमें कोई सब्सटेंस ऐसा अगर है कि उसमें मैग्नेटाइजेशन हो सके, मैग्नेट की प्रवृत्ति या गुण आ सके, तो डाल देता है। ये कुछ मतलब ये तो हमारे जीवन में भी होता है। अच्छे लोगों की संगत में रहते हैं तो साधुओं वाले गुण, साधु मतलब पॉजिटिव प्रॉपर्टीज हमारे साथ आ जाती हैं, और हमारे दोस्त अगर अगड़म बगड़म है तो पता लगा उनकी खराब प्रॉपर्टी आ जाती है। ये हमेशा होता है। तो ये मैग्नेट भी यही फॉलो करता है, वो कोशिश करता है हमारे आजू बाजू जो लोग हैं उनको भी कुछ कुछ प्रसाद बांट दें। अब वो जो मटेरियल है वो प्रसाद लेने को तैयार है कि नहीं तैयार है, ये अलग का मामला है। आप समझ गए ना कि एक मैग्नेट है वो अपने आजू बाजू मैग्नेटिक प्रॉपर्टी इंड्यूस करने की कोशिश करता है, इसे ही बोलते हैं मैग्नेटिक इंडक्शन। बहुत बढ़िया। अब क्या करते हैं, पढ़ाई को आसान करने के लिए बहुत टेक्स्ट बुक्स क्या करती हैं, पोल कॉन्सेप्ट को लेके आती हैं, उससे पढ़ाई बहुत आसान हो जाती है। ऐसी ही होती है जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ा है। मैं जल्दी से बता देता हूं कि ये लॉजिक क्या है। देखिए हम लोगों ने जो भी पढ़ाई की थी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, प्लस माइनस डायपोल था जो प्लस और माइनस एग्जिस्ट कर सकता है। फिर इसकी डायपोल स्ट्रेंथ का मामला हो,
जो भी हो, मतलब डायपोल, एक्सियल पोजीशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड हो, इक्वेटोरियल पोजीशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड हो, वगैरह वगैरह। इसी तरह हम लोग क्या समझ लेते हैं, ये जो मैग्नेट है उसको हम लोग मैग्नेटिक पोल बोल देते हैं। मैग्नेटिक पोल, ये मैग्नेटिक पोल है और इसकी पोल स्ट्रेंथ डिसाइड कर देते हैं। अब हम इन दोनों में फर्क क्या है, ये पॉजिटिव अलग से मिल जाएगा, ये अलग से नॉर्थ नहीं मिलता। लेकिन नहीं मिलता तो हम कैसे ये बोलें कि नॉर्थ वाले की मैग्नेटिक स्ट्रेंथ सपोज करिए QM है, तो ये QM जो मैग्नेटिक स्ट्रेंथ बोल रहे हैं कैसे एग्जिस्ट करेगी, अलग तो होता ही नहीं। लेकिन पढ़ाई को आसान करने के लिए हम अगर इसको अलग से मान लें कि हाँ भाई इसकी पोल स्ट्रेंथ है, इसकी भी पोल स्ट्रेंथ है, तो ये पढ़ाई लगभग वैसी ही चलने लगती है जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ा गया है, और इसको बिल्कुल अप्रूव्ड अप्रोच मानी जाती है, सही अप्रोच। तो देखिए ये जो कहानी आई, ये कहानी क्या है, कूलॉम्स लॉ ऑफ मैग्नेटिक फोर्स। जैसे कूलॉम्स लॉ चार्ज के लिए था F = 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन r²। यहां Q1 Q2 की जगह क्या हो गया, ये पोल स्ट्रेंथ, दिस इज QM1, दिस इज QM2। यहां अलग अलग चार्जों की बात की जाती थी, यहां क्या करेंगे, पोल स्ट्रेंथ QM1 QM2 क्या है, पोल स्ट्रेंथ ऑफ पोल्स। तो दो पोल्स के बीच में कितना फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स लग रहा है, वो आप कूलॉम्स लॉ फॉर मैग्नेटिज्म से निकाल सकते हैं। तो ये कहानी यहां पे बनाई जाती है, जो आप समझ, ये सेम वैसी कहानी है जो आप चार्जेस में कूलॉम्स लॉ पढ़ते थे। सारी चीज वैसे ही बन जाएगी, भी देखिए कितनी सरल। तो ये बात आप समझ गए होंगे। अब अगली बात देखते हैं बेटा, जैसे हम बोल रहे थे ये हो गया उसका मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। आपने इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट पढ़ा था, याद दिलाने फटाफट मजा आ जाएगा। यहां पर आप पढ़ते थे क्वांटिटी P और उसकी वैल्यू लिखते थे 2QL, और इसका डायरेक्शन होता था मैग्नेटिक मोमेंट का माइनस से प्लस की तरफ। ये तो मैग्नेटिक मोमेंट है, ये P का भी डायरेक्शन इधर होता था, M तो अभी बात की बात है, फिर M लिख दिया। ये P का डायरेक्शन जो कि इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट होता था, P। ये इसी तरह यहां पर क्या कीजिए, मैग्नेट के लिए ये नॉर्थ है बेटा, ये साउथ है, तो इसका जो डायपोल मोमेंट M से दिखाते हैं, इसकी पोल स्ट्रेंथ एक की, दैट इज QM, इसके बीच की जो लेंथ है उसको 2L ले रहे हैं, तो 2L लिख देते हैं, और इसका डायरेक्शन किधर होता है, साउथ से नॉर्थ की तरफ। डायरेक्शन ऑफ M किधर है, ऑफ M मतलब मैग्नेटिक मोमेंट फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। बात पकड़ लिए होंगे, इसी तर्ज पर इसको सीख लेना है, बहुत आसान हो जाता है मामला। पकड़ पाए होंगे कि मैग्नेटिक मोमेंट की जब बात की जाएगी एक बार मैग्नेट के लिए, तो आप QM × 2L लिखेंगे, डायरेक्शन होगा साउथ से नॉर्थ, क्योंकि यहां भी ये वेक्टर क्वांटिटी है और यहां पर भी आप इसको वेक्टर क्वांटिटी की तरह ही हैंडल करते थे, थी ही तो हैंडल तो करेंगे ही। खैर ये बात भी चर्चा हो गई। अब अगली बात शुरू होती है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स या मैग्नेटिक लाइंस, ये दोनों एक ही बातें होती हैं। तो मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स या मैग्नेटिक लाइंस ये क्या होती हैं, ये कर्व होता है जहां पर आप किसी भी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन निकालना चाहते हैं तो टेंजेंट बना देते हैं, आपको डायरेक्शन पता चल जाता है। ये कर्व है मैग्नेटिक फील्ड लाइन, उस पर आप किसी पॉइंट P पर अगर टेंजेंट खींच देंगे तो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ये कर्व को ही हम बोलते हैं मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स या मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। यहां पर लिखा भी हुआ है, लेकिन मैं आपको फटाफट समझाने की कोशिश कर रहा हूं आसान भाषा में, जिससे मजा आता रहे और लगे अरे बड़ा मजा आ गया, क्लैरिटी भी मिल जाए, कॉन्सेप्ट भी मिल जाए। तो ये मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स है, इसकी प्रॉपर्टीज होती हैं। ये प्रॉपर्टीज आपसे बहुत पूछी जाती हैं, अक्सर आ जाती हैं, राइट 3 प्रॉपर्टी, राइट 4 प्रॉपर्टी, या उसमें कोई चूना नुक्ति करते हुए बात पूछ लेते हैं। तो आगे देखते हैं हम लोग, और यहां देखिए मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स क्या होता है, क्लोज्ड कर्व्स होते हैं विच स्टार्ट इन एयर फ्रॉम नॉर्थ पोल एंड एंड एट द साउथ पोल। तो ये कर्व्स क्या होते हैं, और ये देखिए यहां पर एक इंटरेस्टिंग बात क्या है, क्लोज कर्व्स बोल रहे हैं। क्लोज कर्व का मतलब क्या है, नॉर्थ साउथ आपने बनाया ऐसे, तो मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स नॉर्थ से निकलती है बेटा, साउथ को जाती हैं
और ये यहां पर जाके खत्म नहीं होती हैं, अंदर भी मैग्नेट के चली जाती हैं साउथ से नॉर्थ। इस वजह से इनको बोलते हैं कि दे आर फॉर्मिंग क्लोज लूप्स। ये क्या बना रही हैं? क्लोज्ड लूप। और जो आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक लाइंस पढ़ी थी वो क्लोज लूप नहीं बनाती हैं। अगर हम प्लस और माइनस बना दें तो प्लस से निकलकर माइनस पर वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस टर्मिनेट हो जाती हैं, ओरिजिनेट और टर्मिनेट। इसकी कहानी क्या है? नॉर्थ से निकली और साउथ को गई और साउथ से नॉर्थ फिर अंदर गई मैग्नेट के। दे आर फॉर्मिंग क्लोज लूप। दूसरी बात, द लाइंस ऑफ फोर्स नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। किसी भी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती, क्योंकि मान लीजिए ये P है, ये Q हुए इस पॉइंट पर आ गए M पर, तो इसकी वजह से टेंजेंट का डायरेक्शन इधर हो जाएगा B, इसकी वजह से इधर। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि एक ही पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के दो डायरेक्शन आपको मिल रहे हैं, विच इज नॉट पॉसिबल। भाई एक पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड का तो एक ही डायरेक्शन हो सकता है ना, दो कैसे हो सकते हैं? तो ये बात आपकी समझ में आई होगी कि यहां पर ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन कभी भी एक दूसरे को काटेंगी नहीं। अब तीसरी बात ये लिखा है कि जब भी ये किसी मैग्नेट से निकलती हैं, थर्ड पॉइंट, 90 डिग्री का एंगल बना के निकलती हैं, और जब मैग्नेट या किसी सरफेस पे एंट्री मारती हैं तो भी 90 डिग्री का एंगल बनाती हैं। ये तो बार मैग्नेट है, वरना कैसा भी मैग्नेट लेंगे हमेशा मैग्नेटिक फील्ड लाइन निकलेंगी तो सरफेस से 90, और एंट्री मारेंगी वापस तो सरफेस से 90। ये भी ध्यान रखना है। ये कहानी इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स में भी ऐसी थी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में भी ऐसी थी। आगे बात करते हैं, जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं वो लेंथ वाइज कॉन्ट्रैक्ट करती हैं और एक्सपैंड करती हैं साइडवेज। इसका क्या मतलब है कि अगर मैं यहां पर नॉर्थ बनाऊं और यहां पर मैं साउथ पोल इसके पास ले आऊं, तो मैग्नेटिक, हम ऐसे समझे कि मान लीजिए मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे जा रही है, आपको समझाने के लिए एक ही लाइन बना देते हैं, ज्यादा समझ में आएगा। अब यहां पर ये देखिए लेंथ है ना, तो लेंथ वाइज ये कॉन्ट्रैक्ट करेंगी, यानी कॉन्ट्रैक्ट का मतलब पास आना चाहेंगी। तो नॉर्थ और साउथ पास आना चाहेंगे, तो ये किसको एक्सप्लेन कर रहा है? अट्रैक्शन के बिहेवियर को। लेंथ वाइज कॉन्ट्रैक्शन, तो ये अट्रैक्शन को देता है हिसाब किताब। और अगर साइडवेज की बात करें तो साइडवेज का मतलब नॉर्थ बना दीजिए, यहां भी नॉर्थ बना देते हैं। अब देखिए जो अनलाइक पोल्स लाइक पोल्स आ गए तो इनकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कुछ हम ऐसी बना देते हैं आपको, सपोज करिए ऐसे समझाने के लिए। तो ये साइडवेज है ना, साइडवेज ये एक्सपैंड करती, यहां पर एक्सपेंशन हो जाएगा, एक्सपैंड करेंगी। एक्सपैंड करने का मतलब दूर दूर जाना चाहेंगी, दूर दूर जाना चाहेंगी तो ये किसको बता देंगी? रिपल्शन को। इस तरह अट्रैक्शन और रिपल्शन को हम समझा सकते हैं। यही बात इसमें लिखी है जो आप समझ सकेंगे आसानी से। तीसरी, रिलेटिव क्लोजनेस ऑफ लाइन ऑफ फोर्स इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को बताता है। यानी कहीं पर अगर मैं ऐसे बना दूं फिगर, यहां पर देखिए मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो हैं वो इतने एरिया में क्लोज हैं, तो मैग्नेटिक स्ट्रेंथ यहां ज्यादा है, इतना एरिया ले लेंगे तो इसमें मुश्किल से 2-3 लाइंस आ रही हैं, तो यहां पर मैग्नेटिक इंटेंसिटी कम है। मैग्नेटिक इंटेंसिटी का मतलब मैग्नेटिक स्ट्रेंथ से ही है। तो यहां मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्लोज है, मैग्नेटिक इंटेंसिटी ज्यादा, यहां दूर दूर है, कम। इतनी ही बात होती है। अब कुछ बातें और आगे बढ़ जाते हैं, जैसे कि हम लोग ने इलेक्ट्रिक डायपोल में इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ी थी एक्सियल पोजीशन पर, बस वही यहां चिपका देना है। मैग्नेटिक जो मैग्नेट होता है वो तो हमेशा ही मैग्नेटिक डायपोल होता है, उसको एक्सियल पोजीशन पे क्या रिजल्ट आएगा इसका डेरिवेशन कोर्स में नहीं है, केवल फॉर्मूला जानना है आपको। तो यहां पर आप देखिए ये मैग्नेट है, ये इसका सेंटर पॉइंट, टोटल इसकी लेंथ 2L है, L ये हो गई, L ये हो गई। इसके सेंटर से एक्सेस पर, इसकी एक्सियल पॉइंट पर P पर कहीं कोई पॉइंट है, वहां पर मैग्नेटिक फील्ड कितना बन रहा है, तो उसी तरीके से करते हैं, लेकिन डेरिवेशन है नहीं कोर्स में। R डिस्टेंस दूर है ये P भाई साहब, तो यहां पर वैल्यू क्या आ जाएगी? P एक्सियल इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 2mr अपॉन R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का स्क्वायर। दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड एक्सियल पोजीशन पर। एक्सियल पोजीशन आप जानते हैं, पढ़ चुके हैं चैप्टर 1-2 में, है ना। और यहां पर अगर
नॉर्मली जो मैग्नेट होते हैं वो छोटे होते हैं और P दूर होता है। उस केस में अगर यहां पर हम R की वैल्यू को L से काफी ज्यादा मान लें तो उस दशा में L को आप इग्नोर कर दीजिए, तो R स्क्वायर का R4 आ जाएगा, एक R ऊपर से कट जाएगा तो R क्यूब आ जाएगा। ये सेम वैसे ही है जैसे आप इलेक्ट्रिक डायपोल का फॉर्मूला याद करके रखे थे, वही फॉर्मूला 1/4πε0 2p/r³। ये भी वैसा ही आ गया है। याद करना कितना आसान है। शॉर्ट डायपोल के लिए, शॉर्ट मैग्नेट के लिए एक्सियल पोजीशन पे ये फॉर्मूला, साथ में देखिए वेक्टर लिखा हुआ है, तो जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है वही किस डायरेक्शन में है, जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक मोमेंट है। मैग्नेटिक मोमेंट किस डायरेक्शन में होता है, साउथ से नॉर्थ। कहने का मतलब क्या है कि साउथ से नॉर्थ का डायरेक्शन ये है, तो यहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा उसका डायरेक्शन भी इसी डायरेक्शन में है। ये इधर है तो ये भी इधर है। ये मामला रहता है वेक्टोरियली लिखने का, आप समझ गए होंगे। चलिए फटाफट इक्वेटोरियल पॉइंट का जिक्र कर लेते हैं। सेम वही तर्ज चल रही है जो आपने पढ़ी थी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, कह लीजिए। अब ये साउथ नॉर्थ है, इसके इक्वेटोरियल यानी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर कोई पॉइंट पी लिए हैं जो 8 डिस्टेंस दूर है, और इसका फॉर्मूला इक्वेटोरियल वाला आ जाता है बी इक्वेटोरियल μ0/4π 2mr/r² प्लस L² का 3/2। अगेन R की वैल्यू अगर L से काफी बड़ी है तो L को इग्नोर कर देंगे आप, तो ये R² और इस R को ये R की पावर क्यूब आ जाएगा, और ये देखिए बचेगा R³। ये देख रहे हैं ना, L को आप इग्नोर कर दीजिए, 2 ये R³ ऐसे करके यहां पर बचेगा। यहां पर ये लगता है फॉर्मूला कुछ गड़बड़ लिखा हुआ दिख रहा है हमको, नीचे R³ आना चाहिए, यहां से R³ आता हुआ दिख नहीं रहा इस। तो बेटा यहां पर देखिए ये जो M, ये R एक्स्ट्रा लग गया है छापने में, 2m/this1 है, तो ये वैल्यू आ जाएगी μ0/4π m/r³। सेम वैसा ही है जैसे इलेक्ट्रिक डायपोल की आप चर्चा कर रहे थे। और अगेन ये देखिए माइनस साइन है, तो ये बताता है कि मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन मैग्नेटिक मोमेंट के विपरीत दिशा में है। मैग्नेटिक मोमेंट किधर होता है, साउथ से नॉर्थ, इस तरह से। और यहां पर जो मैग्नेटिक मोमेंट मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा उसका डायरेक्शन इस तरह होगा। ये देखिए इसके अपोजिट है, ये इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है, इसलिए दोनों में माइनस साइन आ जाता है। ये माइनस साइन ये शो कर रहा है। सेम वैसे ही जैसे चैप्टर 1 में इलेक्ट्रिक डायपोल की बात हम लोगों ने की थी। खैर ये सीख गए होंगे आप। अगली बात करते हैं, क्वेश्चन है उसको जल्दी से कर लेते हैं। ए बार मैग्नेट of length 10 centimeter has a pole strength of 10 ampere meter. Calculate the magnetic field at a distance of 0.2 from its center at the point on the axial line or equatorial. एक्सल और इक्वेटोरियल पे निकालना है, तो पहली बात करते हैं एक्सियल वाली। बी एक्सियल क्या फॉर्मूला रहता है इसका, μ0/4π 2mr/r² L² का स्क्वायर। वैल्यू रख दीजिए μ0/4π का 10⁻⁻7 इंटू 2, और अभी हमें m निकालना पड़ेगा, m निकाला नहीं है तो m यहां कैलकुलेट कर लेते हैं, इधर कर लेते हैं। m की वैल्यू कितनी होती है, पोल स्ट्रेंथ इंटू सेपरेशन या लेंथ ऑफ द मैग्नेट। तो पोल स्ट्रेंथ कितनी दे रखी है, 10, और लंबा कितना है, 10 सेंटीमीटर का है, तो 10 सेंटीमीटर को 0.1 लिख देंगे, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 एम्पियर मीटर स्क्वायर। इसका इस्तेमाल हम यहां करेंगे, विच इज 1, तो m की वैल्यू हो गई 1। और रही बात कितनी दूरी पर है, तो 20 सेंटीमीटर, 0.2 मीटर की बात कर रहे हैं, 0.2 मीटर है ये, तो 0.2 ले लीजिए। आगे की बात करते हैं, तो 0.2 का स्क्वायर माइनस लेंथ कितनी हो गई इसकी जो लेंथ थी उसका आधा है ये, तो 10 का 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर का मतलब है 0.05 का स्क्वायर, और इसका स्क्वायर। यहां पर देखिए ये डिस्टेंस यहां r इज नॉट वेरी हाई देन l, इसलिए यहां पर अप्रोक्सीमेशन वाला फॉर्मूला नहीं लगाया है। वो जो 2mr/
2m/r³ लगता है, क्योंकि ये जो Lth है ये 0.2 के अगेंस्ट में 0.5 इतना छोटा नहीं कि इग्नोर किया जा सके। ठीक, खैर इसको आगे कैलकुलेट करेंगे तो यू विल गेट 2.84 इंटू 10⁻⁻5 टेस्ला। अब एक्सीएल के बाद आ जाइए बेटा इक्वेटोरियल वाले पर, तो मैं यहीं पर लिख देता हूं बी इक्वेटोरियल। इसकी वैल्यू क्या लिखते हैं, μ0/4π m/r² प्लस L² की पावर 3/2, ये वैल्यू। अब इसको आगे कैलकुलेट कर लीजिए, ये हो गया 10⁻⁻7 इंटू 1, R² की वैल्यू हो गई 0.2 का स्क्वायर, L का हो गया 0.05 पावर 3/2। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 1.14 इंटू 10⁻⁻5 टेस्ला। ये देखिए ऐसा आंसर आ गया। कोई खास क्वेश्चन नहीं है, लेकिन ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में पूछ लिए जाते हैं, तो इसको नोट कर लें। अगला सवाल हम लोग आगे बढ़ते हुए करेंगे, तो मेरे ख्याल से आप नोट कर पाए होंगे। नेक्स्ट चीज देखते हैं, टॉर्क कितना लगता है। ये टॉर्क की कहानी है। तो देखिए, टॉर्क ऑन ए मैग्नेटिक डायपोल इन ए मैग्नेटिक फील्ड। ये टॉर्क का मतलब क्या है, ये देखिए एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में ये मैग्नेट रखा है, तो इस पे जो नेट फोर्स होता है ना यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में, वो 0 होता है, क्योंकि जो पोल स्ट्रेंथ पर ये जो फोर्स लगेगा F इधर नॉर्थ पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में, साउथ पर मैग्नेटिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में, ये दोनों फोर्स इक्वल अपोजिट हैं, तो टोटल फोर्स ऑन द सिस्टम इज 0। एफ नेट ये पूछा जाता है आपसे एग्जाम में, एफ नेट कितना है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में 0। अगर ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगी तो एफ नेट 0 नहीं होगा। लेकिन क्योंकि ये दोनों फोर्सेस एक ही लाइन से पास नहीं हो रहे हैं, एक लाइन का मतलब ऐसे नहीं है कि ऐसे और ऐसे लग रहे हों, इनके बीच में सेपरेशन है परपेंडिकुलर। इस सेपरेशन की वजह से दे विल फॉर्म टॉर्क। ये आगे तो नहीं बढ़ेगा डायपोल, लेकिन अपनी जगह घूम सकता है, क्योंकि टॉर्क बन गया। वही टॉर्क की बात हम लोग कर रहे हैं। वो टॉर्क कितना बनेगा, वो टॉर्क होता है mb sin थीटा, या टॉर्क इज इक्वल टू m क्रॉस b। दिस इज द वैल्यू ऑफ द टॉर्क। तो यहां पर टॉर्क लगेगा। आपसे अगर पूछा जाए कि एक मैग्नेट है जो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखा है, उस पे लगने वाला मैग्नेटिक फोर्स बताइए और टॉर्क बताइए, ये कई बार पूछा गया है। तो आप कह देंगे भाई नेट फोर्स इस पे 0 है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में, और टॉर्क जो लग रहा है वो इस फॉर्मूले से, इस मैग्नीट्यूड, इस फॉर्मूले से आप निकाल लेंगे, कैलकुलेट कर देंगे, बात हो जाएगी खत्म। चलिए, इसमें दो बातें और पूछी जाती हैं कि जो टॉर्क मिनिमम और मैक्सिमम कहां है। अब आप फॉर्मूला तो ये पकड़ ही लिए थे मैग्नीट्यूड के सेंस में, mb sin थीटा, तो मिनिमम के लिए थीटा 0 हो जाएगा, यानी टॉर्क की वैल्यू 0 मिनिमम, और मैक्सिमम के लिए थीटा कितना हो जाएगा 90 डिग्री। तो टॉर्क मैक्सिमम की वैल्यू क्या आ जाएगी, mb के बराबर। तो ये छोटी सी बात है जो आप ध्यान रख सकते हैं, इसमें कोई भी दिक्कत नजर नहीं आती। तो ये समझ गए होंगे आप। एक कदम और आगे बढ़ाते हैं जो काफी इंटरेस्टिंग है, और एग्जामिनर इसको काफी पूछता है आपसे। क्या है कि पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए मैग्नेटिक डायपोल इन ए मैग्नेटिक फील्ड और स्टेबल अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। अभी मैं आपको समझाता हूं प्यार से, एकदम आपका सारे सवाल सही हो जाएंगे। पहली बात ये कि आप ये पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला याद कर लीजिए, U इज इक्वल टू माइनस mb cos थीटा 2 माइनस cos थीटा 1। थीटा 1 किसी मैग्नेटिक फील्ड में जो आपने चुंबक लिया है या डायपोल लिया है, वो अगर पहले थीटा 1 बना रहा है और उसको घुमाकर आप अभी सपोज करिए किसी थीटा 2 एंगल पे ले आए हैं, तो कितना पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी इसकी, वो इससे निकालेंगे। कितनी पोटेंशियल एनर्जी में अब हो गई या इजाफा हो गया, कह लीजिए कितनी हो गई पोटेंशियल एनर्जी, यहां से यहां रोटेट करेंगे तो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। अब यहां पर बात करते हैं हम लोग कि U इज इक्वल टू माइनस mb cos थीटा। ये आपको बताता है कितनी पोटेंशियल एनर्जी उस जगह है। ये तो आपने यहां से यहां जब घुमाया है
तो कितना वर्क डन करना पड़ा, वही पोटेंशियल एनर्जी में सेव हो गया, डिफरेंस आया थीटा 1 से थीटा 2 में। लेकिन आप पता करना चाहें कि इस थीटा 2 वाले पर कितनी पोटेंशियल एनर्जी थी, तो इस फॉर्मूले से पता कर लेंगे, U इज इक्वल टू माइनस एम बी कॉस थीटा। समझ पाए हो ना? यहां पर ये जो फॉर्मूला क्या बता रहा है, थीटा 1 से थीटा 2 लाने पर आपने कितना वर्क डन किया, वही पोटेंशियल एनर्जी में सेव हो जाता है। तो आप जो वर्क डन करते हैं वही पोटेंशियल एनर्जी में चला जाता है, तो वो पोटेंशियल एनर्जी होगी कितना घुमाने में। लेकिन इस जगह थीटा 2 पर कितना पोटेंशियल एनर्जी था, वो इस फॉर्मूले से निकालेंगे, U इज इक्वल टू माइनस एम बी कॉस थीटा। अब ये कहते हैं कहां पर ये स्टेबल इक्विलिब्रियम है, कहां अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है। तो देखिए, स्टेबल इक्विलिब्रियम तब मिलता है जब मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में आपका जो मैग्नेट है उसका मैग्नेटिक मोमेंट इसी डायरेक्शन में हो। देखिए, मैग्नेटिक मोमेंट साउथ से नॉर्थ ए बी, यहां पर थीटा की वैल्यू 0 होती है, ये स्टेबल इक्विलिब्रियम है। तो थीटा यहां पर 0 होगा, तो स्टेबल इक्विलिब्रियम। स्टेबल इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है कि अगर अपनी मीन पोजीशन से किसी को हल्का सा डिस्प्लेस करो तो वापस अपनी मीन पोजीशन में आने की चेष्टा करता है, वो उसे बोलते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम। तो अगर इस चुंबक को अगर आप थोड़ा सा घुमाएंगे तो ये वापस ऐसे ही आने की कोशिश करेगा, तो दिस इज नोन एज ए स्टेबल इक्विलिब्रियम। अब दूसरा होता है अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। तो ये स्टेबल की कहानी हो गई, और अनस्टेबल की बात करें बेटा, तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन मान लीजिए इधर है, तो आपका जो मैग्नेट होगा वो इस तरीके से होगा, मैग्नेटिक मोमेंट थीटा जहां पे बन जाएगा 180 डिग्री। ये अनस्टेबल है। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम को अभी तो ये रुका है, लेकिन अगर आप इसको हल्का सा ऐसे घुमा देंगे ऐसे, तो ये पूरा घूम जाएगा, ये वापस नहीं आएगा। इसको साउथ को हल्का सा किया, मैग्नेटिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स खाएगा, ऐसे घूम जाएगा। तो ये अनस्टेबल है, यानी अभी तो रुका है, इक्विलिब्रियम में है, लेकिन जैसे ही मीन पोजीशन से आप हल्का सा डिस्प्लेस करेंगे, ये भरपूर डिस्प्लेसमेंट ले लेगा। और स्टेबल में क्या था, मीन पोजीशन से हल्का सा डिस्प्लेस आप करते थे तो वापस मीन पोजीशन में आने की कोशिश करता था। तो ये बहुत पूछा जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट स्लाइड, ये आप जरूर इसको पढ़ लीजिएगा, क्वेश्चन इससे आएगा, आप ऐसा मान के चलें। तो दिस इज स्टेबल, दिस इज अनस्टेबल। और आप समझ भी गए थीटा 0 पर टॉर्क कितना है, ये देखिए माइनस एम बी, और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में प्लस एम बी। हमेशा ये भी ध्यान रखिए, स्टेबल इक्विलिब्रियम में पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होती है, और जहां अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होता है वहां पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होती है। तो ये बात भी आप हमेशा पकड़ के चलें। भाषा में लिखना हो तो यहां लिखते हैं पैरेलल। थीटा 0 का मतलब है जब मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट और मैग्नेटिक फील्ड पैरेलल हो, और एंटी पैरेलल जब बोलते हैं तो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम की पोजीशन उठती है, ये बीच की है जब थीटा 90 है, तो टॉर्क आपका 0 हो जाएगा। दिस स्लाइड इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। मैं हट जाता हूं, एक बार देख लीजिए, फिर एक छोटा सा क्वेश्चन है उसको करेंगे और आगे बढ़ेंगे। इंपॉर्टेंट स्लाइड है, इससे कुछ ना कुछ आने का चांस हमेशा बना रहता है। तो अब एक न्यूमेरिकल है, ए शॉर्ट मैग्नेट प्लेस्ड विथ इट्स एक्सिस एट 30 डिग्री टू ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड 0.2 टेस्ला। ये देखिए मैग्नेटिक फील्ड है और ऐसे कोई चुंबक रखा गया है, साउथ नॉर्थ बना देते हैं, ये डायरेक्शन एम का है, दिस एंगल इज 30 डिग्री, डायरेक्शन एम का इधर है, बात पकड़ में आपके आ गई होगी। और टॉर्क फील कर रहा है इस समय 0.06 न्यूटन मीटर। बढ़िया है। कैलकुलेट द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द मैग्नेट। तो मैग्नेटिक मोमेंट हमको निकालना है, जो कि निकालना बहुत सरल है, क्योंकि टॉर्क की वैल्यू होती है एम बी साइन थीटा, हमें निकालना है एम, तो टाउ अपॉन बी साइन थीटा। टाउ की वैल्यू दी थी 0.06, बी है 0.2, और रही बात साइन 30 जो कि हाफ होता है, हमें आपको दोनों को इसका अंदाजा है।
तो इसको आप जब कैलकुलेट करेंगे तो 0.6 एम्पियर मीटर स्क्वायर आपका आंसर आ जाएगा। यूनिट अगर आपने गलत लगाई तो आधा नंबर काट लेगा एग्जामिनर। तो टॉर्क की क्या यूनिट है, किसकी क्या यूनिट है, ये आपको पता होनी चाहिए। खैर, तो अगली बातचीत करते हैं। अगला ये क्या पूछ रहे हैं, फाइंड आउट व्हाट ओरिएंटेशन ऑफ द मैग्नेट कोरिस्पॉन्ड टू इट्स स्टेबल इक्विलिब्रियम। अब स्टेबल इक्विलिब्रियम तो हम पहले से ही जानते थे, उसी को लिख देना है। फॉर स्टेबल इक्विलिब्रियम थीटा मस्ट बी इक्वल टू 0 डिग्री। और थीटा किसके बीच में एंगल है, थीटा इज इक्वल टू एंगल बिटवीन एम एंड बी। ये कहानी इस समय हो जाती है। यानी अगर आप टाउ की बात करेंगे तो एम बी साइन 0, दैट इज केवल आपका एम बी मैग्नीट्यूड जो है एम बी के बराबर निकल आएगा। तो ये आपका क्या रहा, दिस इज स्टेबल इक्विलिब्रियम। और यहां पर जो वैल्यू ली गई है देखिए थीटा 0, ये ऐसे ही कोऑर्डिनेट्स में जो बात आपसे की थी कहां गया, स्टेबल इक्विलिब्रियम की बात की गई है। ये तो टॉर्क की बात कर रहे हैं, ये तो एनर्जी की बात थी। तो ये टॉर्क आपका यहां पर एम बी आ गया है। और मेरे ख्याल से समझ गए होंगे यहां पर क्या है, एम इज पैरेलल टू बी। अगर आप फोटो बनाना चाहें तो ये देखिए साउथ नॉर्थ, ये मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन, ये आपका मैग्नेटिक फील्ड। दिस इज द स्टेबल इक्विलिब्रियम। आप चाहें तो झट से इसको बना भी सकते हैं, एग्जामिनर साहब को फोटो दिखेगी तो फट से आपकी बात समझ जाएंगे और आप आगे चल सकते हैं। इसको आप नोट कर लें, अगली चर्चा चालू करते हैं। मेरे ख्याल से इसको आप नोट कर पाए होंगे। एक कदम और आगे बढ़ाते हैं। अगला टॉपिक ये आता है कि जो बार मैग्नेट होता है वो सोलेनॉइड के इक्विवेलेंट कैसे है। ये भी एक इंपॉर्टेंट चर्चा का विषय है। तो 3-4 पॉइंट हैं जिसके बेसिस पे हम ये बता देते हैं कि भाई ये जो बार मैग्नेट है वो सोलेनॉइड के इक्विवेलेंट कैसे है। आइए देखते हैं। तो बार मैग्नेट एज एन इक्विवेलेंट सोलेनॉइड। पहली बात, सिमिलरिटीज बिटवीन करंट कैरिंग सोलेनॉइड एंड ए बार मैग्नेट। ए करंट कैरिंग सोलेनॉइड सस्पेंडेड फ्रीली ऑलवेज कम टू रेस्ट नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। चुंबक को भी बार मैग्नेट को भी अगर फ्रीली छोड़ दीजिए तो कहां रुकता है, नॉर्थ साउथ में भी। और जो सोलेनॉइड है करंट कैरिंग सोलेनॉइड, उसको भी छोड़ दें अगर मूव करने को तो कहां रुकता है, नॉर्थ साउथ में। तो एक तो सिमिलरिटी ये हो गई कि दोनों भाई साहब के पास डायरेक्टिव प्रॉपर्टी है। चलिए और देखते हैं, एक ही से तो बात बनेगी नहीं। टू करंट कैरिंग सोलेनॉइड एग्जिबिट म्यूचुअल अट्रैक्शन एंड रिपल्शन। जैसे कि बार मैग्नेट में नॉर्थ नॉर्थ पोल पास लाइए तो रिपल्शन होता है, नॉर्थ और साउथ लाइए तो अट्रैक्शन होता है। इसी तरीके से दो सोलेनॉइड जिसमें करंट कैरी हो रही है वो अट्रैक्शन और रिपल्शन शो करते हैं। ये भी प्रॉपर्टी मैच कर गई कि एक तो डायरेक्टिव और अट्रैक्शन रिपल्शन भी हमको मिल पा रहा है। अगली चर्चा, जो बार मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं और जो सोलेनॉइड की मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं, उनका जो पैटर्न होता है वो लगभग एक जैसा होता है। स्ट्राइकिंग रिसेम्बलेंस बोलते हैं। ये वर्ड बड़ा पसंद आता है मुझे, इसलिए मैंने हाईलाइट किया। स्ट्राइकिंग रिसेम्बलेंस के मतलब ऐसी उम्मीद नहीं थी और बहुत ज्यादा समानता मिल गई। तो स्ट्राइकिंग रिसेम्बलेंस मिलती है, यानी कंपास नीडल को ले जाएं तो जैसा मूवमेंट यहां शो करेगा वैसा मूवमेंट यहां शो करेगा। तो ये 3 पॉइंट बड़े स्ट्रांग हो गए ये साबित करने के लिए कि सोलेनॉइड और करंट कैरिंग सोलेनॉइड और बार मैग्नेट इक्विवेलेंट है। और एक पॉइंट ऑफ देखिए कि बी एक्सियल की हम लोग बात करें तो बी एक्सियल जो चुंबक के लिए निकलता है बार मैग्नेट के लिए, वही आपका सोलेनॉइड के लिए निकल आता है, एक्सियल इक्वेटोरियल पॉइंट वाला। ये भी एक जबरदस्त आपको सिमिलैरिटी मिलती है। इन 4 पॉइंट्स के बेसिस पे आप ये कह देते हैं कि भाई इसमें बिल्कुल वैसी ही कहानी है जैसे बार मैग्नेट में होती है। तो सोलेनॉइड इक्विवेलेंट टू बार मैग्नेट एंड बार मैग्नेट इक्विवेलेंट टू सोलेनॉइड, ये चर्चा यहां पर बन जाती है। आपको आए लिखने को तो यही 4 पॉइंट मेंशन कर दीजिएगा।
अगली बात देखते हैं गॉस लॉ फॉर मैग्नेटिज्म। ये भी 1 नंबर 2 नंबर में टपकाते रहते हैं। तो गॉस लॉ फॉर मैग्नेटिज्म क्या होता है? दिस इज मैथमेटिकल फॉर्मूला। कि इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या होता था कि हम लोग टोटल फ्लक्स निकालते थे और कुछ उसकी वैल्यू आती थी E डॉट डी एस करके। यहां पर B डॉट डी एस करते हैं जब किसी क्लोज सरफेस में, तो हमेशा ये वैल्यू शून्य आती है। जब भी आप B डॉट डी एस करेंगे इंटीग्रल क्लोज सरफेस में, हमेशा ये वैल्यू 0 आती है। ये गॉस लॉ फॉर मैग्नेटिज्म है। और इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या, मतलब ये क्या कहता है? इसका निचोड़ ये है कि आपका मोनोपोल्स एग्जिस्ट नहीं करता। मोनोपोल्स का मतलब है अलग से नॉर्थ, अलग से साउथ आपका कभी नहीं पाया जाएगा। मोनोपोल्स का यह मतलब है। तो गॉस लॉ की 2 बातें। गॉस लॉ क्या है? फोटो बनाई और मैथमेटिकल एक्सप्रेशन लिखा। और इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है? आप देख पाए फिजिकल सिग्निफिकेंस है कि मोनोपोल एग्जिस्ट नहीं करते। तो ये इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस हो गया। इस तरह से इस बात को पकड़ के चलें। अब कुछ इंपॉर्टेंट टर्म आते हैं, इसमें छोटे मोटे न्यूमेरिकल भी बनते हैं, वरना एक्सप्लेन करने को बोल देते हैं। तो बिल्कुल आसान भाषा में सीख लीजिए किसे क्या बोल रहे हैं, जो आपको जानना चाहिए। ये क्या है? इंपॉर्टेंट टर्म्स है जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन करने के काम आते हैं। किसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी? किसी सब्सटेंस की। कोई सब्सटेंस है, उसको मैग्नेटिक फील्ड में रख रहे हो, तो उसमें जो घटना घट रही है टोटल, उसको पहचानने बताने के लिए कुछ टर्मों का इस्तेमाल होता है, वही सब है ये। तो अब यहां पर पहला होता है मैग्नेटाइजेशन। तो किसी मटेरियल में जो मैग्नेटाइजेशन होता है उसको बोलते हैं टोटल मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। नेट मैग्नेटिक मोमेंट यानी टोटल मैग्नेटिक मोमेंट जो आया नेट अपॉन उसके वॉल्यूम से डिवाइड कर दीजिए, तो इसको बोलते हैं मैग्नेटाइजेशन। और इसकी एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, देखिए निशान एरो बनाई हुआ है। तो ये मैग्नेटाइजेशन हो गया। बिल्कुल सिंपल सी बात, नेट मैग्नेटाइजेशन पर यूनिट वॉल्यूम। अगली बात देख लेते हैं। देखिए दूसरी टर्म आता है जिसे बोलते हैं मैग्नेटाइजिंग फील्ड B नॉट। अब यहां पर समझने के लिए एक सोलेनॉइड ले लीजिए। सोलेनॉइड में करंट फ्लो हो रही है I, तो इसके अंदर जो फील्ड डेवलप होता है आपको मालूम ही है, वो B नॉट होता है। और ये B नॉट क्या होती है वैल्यू? म्यू नॉट NI। N होता है टर्न डेंसिटी या नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, ये आप पहचानते हैं। N I हो गई करंट, म्यू नॉट हो गया परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। तो ये क्या है जो इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड बन रही है? दिस इज मैग्नेटाइजिंग फील्ड। तो इसे बोलते हैं मैग्नेटाइजिंग फील्ड। अब इस सोलेनॉइड के अंदर आपने कोई मटेरियल रख दिया है, वो मटेरियल ऐसा है जो कि नॉन जीरो मैग्नेटाइजेशन यानी कुछ मैग्नेटाइजेशन लेता है फील्ड में डालने के बाद। तो अब क्या होता है कि इस मटेरियल के अंदर यही मैग्नेटिक फील्ड केवल नहीं बनती है, ये तो B नॉट है ही, अब ये भी अपने अंदर एक एक्स्ट्रा मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर देता है जिसको BM बोलते हैं। ये देखिए, तो अब नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाती है? B नॉट प्लस BM। ये मिलाकर जो फील्ड इसके अंदर बन रही है इस मटेरियल के अंदर, उसको बोलते हैं मैग्नेटिक इंडक्शन। बात समझ में आ रही होगी ना कि जो मटेरियल आपने इसके अंदर रखा है, एक तो B नॉट पहले से घुस रही थी उसमें, और इसने अपने आप भी पैदा कर दी कुछ, इस वजह से कि B नॉट उसको ठेल रहा है, समझ लीजिए वो BM बन गई। टोटल B नॉट प्लस BM क्या है? B जिसे हम बोल रहे हैं मैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है साहब। अब आगे की चर्चा, ये जो मैग्नेटिक इंडक्शन होता है ये किस पर डिपेंड, कितना बनता है, किस पे डिपेंड करता है? तो ये मैग्नेटाइजेशन ऑफ सब्सटेंस पे डिपेंड करता है। मैग्नेटाइजेशन पहला वाला स्लाइड पढ़ा था। नेट मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम, जिसका मैग्नेटाइजेशन ज्यादा होगा उसका BM वो ज्यादा अपने अंदर एक्स्ट्रा जो मैग्नेटिक फील्ड है वो बना पाएगा। और म्यू नॉट आप जानते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। तो ये कहानी आप ये यहां पर समझ पाए होंगे। तो ये परमिटिविटी नहीं है, परमिबिलिटी है। तो परमिबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। अब आगे की बात करते हैं। देखिए H इज इक्वल टू मैग्नेटिक इंटेंसिटी। मैग्नेटिक इंटेंसिटी क्या होती है? जो H जो हम बाहर से मैग्नेटाइजिंग फील्ड लगा रहे हैं उसकी इंटेंसिटी, मैग्नेटाइजिंग फील्ड था B नॉट, ये उसकी इंटेंसिटी की बात कर रहे हैं। वो कितनी है? H इज इक्वल टू B नॉट अपॉन म्यू नॉट, B नॉट अपॉन म्यू नॉट माइनस M। और इसी से आप वैल्यू निकालने अगर B की तो म्यू नॉट H प्लस M।
और बी क्या था, टोटल मैग्नेटिक फील्ड इन द सब्सटेंस। अब म्यू नॉट परमेबिलिटी ऑफ द फ्री स्पेस, एच क्या है, मैग्नेटिक इंटेंसिटी जो बाहर से झोंकी जा रही है, जो सोलेनॉइड झोंक रहा है उसकी मैग्नेटिक इंटेंसिटी। एम क्या है, उसका खुद वाला गुण जो पैदा कर रहा है वो मैग्नेटाइजेशन। तो ये वर्ड आप समझ गए होंगे। अब यहां पर कुछ बातें और आसानी से बताने के लिए एक छोटा सा एरो डायग्राम या फ्लो चार्ट सा बनाने की कोशिश की है। ये देखिए यहां पर एक सोलेनॉइड है और इस सोलेनॉइड के अंदर आपने एक मटेरियल डाल रखा है। अब मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सैंपल कंट्रीब्यूटिंग बाय, इसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो रहा है इस मटेरियल के अंदर, वो उसको कौन कौन लोग उसके लिए उत्तरदायी हैं, कौन कौन लोग उसमें कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो पहली बात क्या है, एक्सटर्नल फैक्टर। एक्सटर्नल का मतलब ये जो आपने आई झोंका है सोलेनॉइड में, ये एक्सटर्नल है, इस मटेरियल के बाहर का है, इसलिए एक्सटर्नल फैक्टर, जिसको हम किससे शो करते हैं, एच से। एच क्या था, मैग्नेटिक इंटेंसिटी। तो वो आपकी मैग्नेटिक इंटेंसिटी, ये देखिए एच जो वैल्यू लिखी है, कहां गई, कहीं लिखा है, ये मैग्नेटिक इंटेंसिटी। ये मैग्नेटिक इंटेंसिटी किससे लिंक्ड है, सोलेनॉइड के अंदर जो करंट जा रही है वो जो मैग्नेटिक फील्ड बना रहा है। बढ़िया, ये एक्सटर्नल फैक्टर। अब इंटरनल फैक्टर यानी वो जो मटेरियल अंदर रखा गया है वो खुद अपने साथ क्या कर रहा है, तो वो करता है, ये डिपेंड करता है मैग्नेटाइजेशन पर कि खुद वो कितना मैग्नेटाइजेशन डेवलप कर रहा है। और इस वाले मैग्नेटाइजेशन की जो प्रॉपर्टी होती है, इसके ऊपर हम प्रभाव डाल सकते हैं, इसके ऊपर हम अपना असर डाल सकते हैं, घटा बढ़ा सकते हैं। वही चीज यहां लिखी हुई है कि ये मैग्नेटाइजेशन किस पर डिपेंड कर रहा है, साई एम पर, साई एच पर, सॉरी। तो एच है कितना, दिस वन, मैग्नेटिक इंटेंसिटी। जितनी ज्यादा मैग्नेटिक इंटेंसिटी लगा देंगे मैग्नेटाइजेशन बढ़ जाएगा, उतना दिख रहा होगा आपको, है ना। तो हम इस एम को बदल सकते हैं बाहरी प्रभाव डालकर, है ना। जैसे आप पढ़ाई कर रहे हैं, बाहर बैंड बाजा बज रहा है तो वो आपको डिस्टर्ब कर रहा है, ज्यादा बैंड बाजा बजेगा तो आप और टेंशन में आ जाएंगे। तो वी कैन इंपैक्ट योर माइंड बाय एक्सटर्नल एक्टिविटीज। बढ़ा घटा दे, टेंशन बढ़ा घटा रहे हैं आपको, समझिए। जो आप पैदा कर रहे हैं टेंशन, वो तो एक अलग का मामला है, बाहर वाले फैक्टर्स पैदा कर रहे हैं। और यहां पर साई क्या होता है, एक कांस्टेंट होता है, बड़ा काम का है, जिसे बोलते हैं मैग्नेटिक सब्स्टेबिलिटी। क्या होता है भी बात करेंगे। डायमेंशन लेस क्वांटिटी है साई, इसे बोलते हैं साई। तो मैग्नेटिक सब्स्टेबिलिटी, मैग्नेटिक सब्स्टेबिलिटी का मतलब क्या है, मैग्नेटिक सब्स्टेबिलिटी का मतलब है कि जब भी किसी मटेरियल को आप बाहर रखोगे, उसको लेकर वो कैसा रिस्पॉन्स करता है, मतलब इज ए मेजर ऑफ हाउ ए मैग्नेटिक मटेरियल रिस्पॉन्ड्स टू एन एक्सटर्नल फील्ड। मतलब जैसे कई लोग को ससेप्टेबल होते हैं ना, ज्यादा सेंसिटिव होते हैं कि कोल्ड में निकले जुकाम हो गया फट से, तो ज्यादा सेंसिटिव हैं। और कई लोग कोल्ड में भी निकलते हैं, उनको जुकाम ही नहीं होता जल्दी, तो वो ससेप्टेबल कम है बाहरी वातावरण के प्रति। यही बात यहां हो गई है कि जो मटेरियल आपने मैग्नेटिक फील्ड में रखा है वो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के प्रति कैसा रिस्पॉन्स देता है। ज्यादा ससेप्टेबल होगा तो आपको मैग्नेटाइजेशन ज्यादा मिलेगा। भाई साई ये लिखा था ना हम लोगों ने पीछे, अगर एक्स साई की वैल्यू ज्यादा कर दोगे तो एम विल बी हायर। तो ज्यादा सब्स्टिटेबल अगर हो गया तो मैग्नेटाइजेशन उसके अंदर ज्यादा हो जाएगा, कम सब्स्टिटेबल हुआ तो थोड़ा सा धीरे धीरे बढ़ेगा। समझ पाए होंगे आप ये बात। अब अभी जो पढ़ेंगे पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक के लिए एक विशेष गुण होता है कि जो साई होता है, सब्स्टिटेबिलिटी, वो छोटी पॉजिटिव संख्या होती है, स्मॉल, अभी तो डिटेल में पढ़ेंगे ही, स्मॉल पॉजिटिव नंबर। डायमैग्नेटिक के लिए ये नंबर स्मॉल नेगेटिव नंबर होता है, क्योंकि इसके अंदर क्या होता है, एम और एच दोनों अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं। एम क्या है उसके अंदर का मामला, एच क्या है बाहर का मामला। तो एच की डायरेक्शन अगर इधर है तो एम की डायरेक्शन उसके विपरीत होती है। अगर यहां पर एच की डायरेक्शन ये है तो एम की डायरेक्शन आपकी ये होगी इन केस ऑफ डायमैग्नेटिक सब्सटेंस। तो ये वैल्यूज अभी मैं आगे भी चर्चा करूंगा, लेकिन बड़ा इंपॉर्टेंट मामला है इसलिए इसको पकड़ना जरूरी है। अब इसी जो बात हमने सीखी, इससे 2-3 फॉर्मूले निकल आते हैं, वो आपसे पूछ भी लेते हैं, एक एक नंबर के सवाल भी बन जाते हैं उस पर। तो देखिए क्या मामला है।
फॉर प्रीवियस डेफिनेशन हमने दो फॉर्मूले लिखे थे, B इज इक्वल टू म्यू नॉट H प्लस एम, M इज इक्वल टू साई H। B क्या था? जो टोटल मैग्नेटिक इंडक्शन, जो मटेरियल के अंदर टोटल मैग्नेटिक फील्ड थी। म्यू नॉट था परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, H था मैग्नेटिक इंटेंसिटी, और M था जो मैग्नेटाइजेशन था, और ये साई एम सब्सिट्यूटेबिलिटी और H की बात हम लोग कर चुके हैं। अब इन्हीं दोनों में क्या करो, इस ऊपर वाले में इस M की जगह ये M की वैल्यू डाल दो। यहां M की वैल्यू डाली तो म्यू नॉट H प्लस साई H मिल गया। इससे हमने H कॉमन ले लिया, देखिए इधर बाहर 1 प्लस साई मिल गया। अभी 1 प्लस साई को हम लोग बोलते हैं म्यू आर। ये रिलेटिव परमेबिलिटी है। रिलेटिव, ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। रिलेटिव परमेबिलिटी इज इक्वल टू 1 प्लस साई, और यहां पर जो B की वैल्यू आ रही है इसी को हम लिख देते हैं म्यू आर। तो म्यू नॉट म्यू आर H, और म्यू होता है मटेरियल की परमेबिलिटी, वो म्यू नॉट इंटू म्यू आर के बराबर होता है। तो एक फॉर्मूला यहां से और आ गया जो आपको ध्यान रखना चाहिए, B इज इक्वल टू म्यू H। B क्या था? टोटल मैग्नेटिक फील्ड जो बन रहा है मटेरियल के अंदर। ठीक है, ये फॉर्मूला भी आप देख लिए हैं, म्यू इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू म्यू आर, या म्यू नॉट और म्यू आर की वैल्यू तो 1 प्लस साई होती है। तो ये जो 2-3 फॉर्मूले निकले हैं, ये आपसे एज इट इज पूछ लेते हैं, या आप इसका इस्तेमाल कहीं करते हैं, या इस पे छोटे छोटे न्यूमेरिकल आ जाते हैं जो आप शांति से बिल्कुल कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल से ये बात आप पकड़ पाए होंगे। मैं हट जाता हूं, पूरी स्क्रीन को आप मतलब पॉज कर इसको नोट कर सकते हैं, इंपॉर्टेंट है, नोट्स नुमा। खैर, आगे की बात चलते हैं और अगले टॉपिक पर आते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल। क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल का मतलब, जो मटेरियल हैं जब उसको हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो कैसा बिहेवियर शो करते हैं, और जरा जरा सा हम ये भी समझेंगे कि ऐसा क्यों होता है। ठीक, तो 3 तरह के सब्सटेंसेस होते हैं, जो वो सब्सटेंसेस जब एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखे जाएंगे तो ऑन द बेसिस ऑफ देयर बिहेवियर्स वी हैव क्लासिफाइड 3 टाइप ऑफ मटेरियल्स, डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक। कौन क्या इसकी चर्चा करेंगे, उससे पहले महाभारत वाली स्लाइड, मतलब एक्सट्रीमली आप ये मान लीजिए कि इससे कुछ ना कुछ इस बार आएगा, अक्सर आता है, सबसे ज्यादा सुपर डुपर हिट स्लाइड। मतलब देखिए क्या क्या चीजें लिखी हैं, कैसे पूछ ली जाती हैं आपसे। इन टर्म्स ऑफ सब्स्टिट्यूटेबिलिटी साई की बात करें तो डायमैग्नेटिक की साई स्मॉल नेगेटिव नंबर होता है, अभी बात की थी। पैरा की साई स्मॉल पॉजिटिव नंबर होता है, ये भी स्मॉल ही होता है। फेरो की बात करें तो साई की वैल्यू पॉजिटिव होती है और लार्ज होती है। साई क्या चीज है? सब्स्टिट्यूटेबिलिटी ऑफ द मटेरियल। अब यहां पर कुछ टेबल है, कुछ ये फिगर्स लिखी हैं, ये फिगर थोड़ी आप याद रखेंगे क्योंकि इस पे सवाल आते हैं। देखिए, डाई, पैरा, फेरो। डाई में क्या होता है? साई की वैल्यू -1 से 0, आपने कहा था ना नेगेटिव नंबर है छोटा, तो छोटे का मतलब -1 से बड़ा होगा और 0 से कम होगा। यहां पैरा में साई की वैल्यू ये क्या है? एप्सिलॉन। एप्सिलॉन इज ए स्मॉल पॉजिटिव नंबर, कहीं लिखा होगा, ये देखिए, एप्सिलॉन इज ए स्मॉल पॉजिटिव नंबर। तो यहां पर ये साई है वो पॉजिटिव है, लेकिन काफी छोटा पॉजिटिव है, तो ये सब्स्टिट्यूटेबिलिटी का मामला है। फेरोमैग्नेटिक के लिए साई की वैल्यू 1 से काफी बड़ी होती है, बहुत बड़ी तक हो जाती है, 1000 तक पहुंच जाती है कह लीजिए। म्यू आर जो कि रिलेटिव परमेबिलिटी थी, इसकी वैल्यू कितनी होगी? आपने अभी देखा था, जो पीछे वाला फिगर था, वो फिगर क्या था? म्यू आर इज इक्वल टू 1 प्लस साई, ऐसे कह दीजिए। तो 1 प्लस करोगे तो ये -1 से 0 है, तो इसी में जोड़ के लिखोगे तो ये म्यू आर लिख दोगे। तो म्यू आर की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 और 1 के बीच में। किसके लिए? डाई के लिए। पैरा के लिए 1 से बड़ी 1 प्लस एप्सिलॉन तक, उसी तर्ज पर इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करके। और फेरो के लिए म्यू आर काफी 1 से बड़ी होती है। तीसरी इंपॉर्टेंट बात, जो फ्री स्पेस से म्यू, इस पे भी सवाल आता है, फ्री स्पेस से जो डायमैग्नेटिक का म्यू होता है वो छोटा होता है, इसका इससे बड़ा होता है, फेरो का बहुत बड़ा होता है। ये जो फिगर्स लिखी हैं ये आपको अच्छे से ध्यान होनी आवश्यक है, इससे बहुत सवाल बनते हैं और बनेंगे।
खैर आप समझ गए होंगे, ऐसी उम्मीद है, क्योंकि मैंने इस पे फोकस भी किया है आपके लिए बेहतर ढंग से। चलिए आगे की चर्चा देखते हैं कि डायमैग्नेटिक सब्सटेंस कहते किसे हैं, फिर पैरा और फेरो, फिर क्यों ऐसा होता है, फिर उनकी प्रॉपर्टीज। तो देखिए डायमैग्नेटिक सब्सटेंस क्या होता है, जब वो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखे जाते हैं तो इसके अंदर जो मैग्नेटाइजेशन है वो एक्सटर्नल फील्ड की विपरीत दिशा में हो जाता है। ये देखिए ये बी का डायरेक्शन है ना, नॉर्थ से साउथ, और इसके अंदर जो मैग्नेटाइजेशन है ऐसे हो गया, साउथ से नॉर्थ, उल्टा। तो एम की डायरेक्शन आपकी बी की डायरेक्शन के विपरीत है। देखिए कई किताबों में गलत बना होता है, यहीं पे नॉर्थ बना देते हैं, विच इज रॉन्ग। आप समझ रहे हैं ना, ये सही डायग्राम है, साउथ के पास साउथ बन रहा है। आप ऐसे ना सोचें, आप ये सोचें मैग्नेटाइजेशन इसके विपरीत है। तो कुछ किताबों में गड़बड़ है, उसको सही कर लीजिएगा या आप सही पढ़िएगा जो मैं बता रहा हूं। तो डायमैग्नेटिक सब्सटेंस में क्या होगा, डायमैग्नेटिक सब्सटेंस में जब आप एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखोगे तो जो मैग्नेटाइजेशन है वो उस मैग्नेटिक फील्ड की विपरीत दिशा में बन जाता है, जो कि यहां पर आप देख पाए, ये दोनों का एरो डिफरेंट। दो एग्जाम्पल इसके बहुत पूछे जाते हैं, कॉपर और वाटर, बाकी कई लिखे हैं, इसको मैंने हाईलाइट किया आपकी नजर में आ जाए, एमसीक्यू में दे देंगे, कहीं क्वेश्चन में दे देंगे। कॉपर का मतलब वो डायमैग्नेटिक है, वाटर का मतलब वो डायमैग्नेटिक है, उसके हिसाब से उसकी चर्चा की जाएगी। खैर हैं और भी, लेकिन ये पूछे बहुत जाते हैं, इसलिए मैंने इसको आपके सामने लाए। बाकी बिस्मथ, कॉपर, लेड, जिंक, टिन, गोल्ड, सिलिकॉन, नाइट्रोजन एट एसटीपी, वाटर, सोडियम क्लोराइड, ये किसके एग्जांपल्स हैं, डायमैग्नेटिक सब्सटेंस के। कॉपर और वाटर याद रखेंगे। पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस की बात करेंगे तो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस में क्या होता है कि जब आप एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में किसी भी मटेरियल को रखते हैं और उसमें फिबल बहुत कम, मैग्नेटाइजेशन उसी डायरेक्शन में पैदा हो जाता है, तो हम बोलते हैं पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस है। यानी मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन था इधर, नॉर्थ से साउथ की डायरेक्शन में, और इसके अंदर इसी डायरेक्शन में, ये देखिए साउथ बना है, ये इधर नॉर्थ है, इसी डायरेक्शन में देखिए मैग्नेटाइजेशन बना है, लेकिन ये जो मैग्नेटाइजेशन है ये फिबल है। फिबल का मतलब काफी कम है। तो ये मैग्नेटाइजेशन काफी कम होता है इन पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस, लेकिन होता उसी डायरेक्शन में है। अब इसके कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे कि एल्युमिनियम, मैग्नीज, क्रोमियम वगैरह वगैरह, कुछ आप याद कर सकते हैं। फेरोमैग्नेटिज्म की बात करते हैं तो फेरोमैग्नेटिज्म ये बड़े भाई हैं अपने पैरा के, या डैडी हैं कह लीजिए। ये भी अगर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखे जाएंगे तो ये एक मैग्नेटाइजेशन उसी डायरेक्शन में पैदा करेंगे, लेकिन काफी स्ट्रॉन्ग, काफी ताकतवर। तो ये देखिए नॉर्थ से साउथ में मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ये था, और यहां मैग्नेटाइजेशन जो पैदा होगा, साउथ इधर, नॉर्थ इधर, ये देखिए उसी डायरेक्शन में मैग्नेटाइजेशन पैदा हो रहा है, लेकिन बहुत ज्यादा पैदा होगा। अब मैं दो दो बातें यहां भी बता देता हूं जो शायद मुझे कहनी चाहिए थी। इसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं वो इसको क्योंकि मैग्नेटाइजेशन उल्टा है तो उसको ना पसंद करती हैं, वो उससे दूर होना चाहती हैं, अभी प्रॉपर्टी भी पढ़ेंगे। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन डायमैग्नेटिक सब्सटेंस से दूर होके जाती हैं, उसे एक्सपेल करती हैं, उसको हटाती हैं, पुश भी करती हैं थोड़ा, ठीक है। तो डायमैग्नेटिक सब्सटेंस कहां जाते हैं, पसंद करते हैं, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड से वीकर मैग्नेटिक फील्ड में जाना पसंद करते हैं, और मैग्नेटिक फील्ड लाइन इसको छोड़ के चली जाती है। यहां देखिए पैरा में क्या है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन सीधे जानी चाहिए थी, लेकिन इसको पसंद करती हैं तो इसके अंदर से कुछ जाती हैं। तो कहीं पर अगर आपका पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस है तो वो वीक मैग्नेटिक फील्ड से स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड में जाने की कोशिश करता है, क्योंकि वो पसंद करता है उसको, और मैग्नेटिक फील्ड लाइन भी पसंद करती हैं। अब यहां पर पसंद वाला मामला काफी स्ट्रॉन्ग है फेरोमैग्नेटिज्म में, कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन जा रही है वो बहुत ज्यादा इसके अंदर से जाना चाहती है, बहुत पसंद करते हैं, पागल हो गए उनके प्यार में ऐसी सिचुएशन हो गई है। तो ये जो मटेरियल है फेरोमैग्नेटिक, ये मैग्नेटिक फील्ड में रहेगा तो वीक से बहुत तेजी से, बहुत स्ट्रॉन्ग तरीके से स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड में जाना चाहेगा, और मैग्नेटिक फील्ड लाइन देख रहे हो इसके अंदर के चक्कर में कोलैप्स कर जाती है, इसके अंदर से जाती है, मतलब ये कहना चाहिए। तो ये बात भी आप समझ पाए होंगे। अब कुछ जल्दी जल्दी से रीजन समझ लेते हैं कि ऐसा क्यों होता है, बिहेवियर पैरामैग्नेटिज्म का,
डायमैग्नेटिज्म का, पैरा का, फेरो का, तो जो थ्योरीज जो आपके सिलेबस में समझ लेते हैं। अब देखिए जो डायमैग्नेटिज्म है वो जो मटेरियल होता है उस मटेरियल में कोई परमानेंट मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट नहीं होता, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पेयर में पाए जाते हैं, एक क्लॉकवाइज घूम रहा है, एक एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, दोनों एक दूसरे के डायपोल मोमेंट को खत्म कर देते हैं। तो अगर उसको एक्सटर्नल फील्ड में नहीं रखे हो, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में नहीं रखे हो, तो कोई उसका परमानेंट डायपोल मोमेंट नहीं है। लेकिन अब आपने क्या किया, उसको, ये देखिए ये पहली सिचुएशन है, जब आपने मैग्नेटिक फील्ड में नहीं रखा है तो ये इलेक्ट्रॉन देखिए ऐसे चक्कर लगा रहा है, ये ऐसे चक्कर लगा रहा है, तो ऐसे लगा रहा है तो इसका मैग्नेटिक मोमेंट नीचे हो गया। आप जानते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन इधर है तो पॉजिटिव डायरेक्शन इधर ले लो, और पॉजिटिव के सेंस में घुमाओगे तो मैग्नेटिक मोमेंट नीचे, इसी तरह इसका मैग्नेटिक मोमेंट ऊपर। दोनों मैग्नेटिक मोमेंट एक दूसरे के विपरीत हैं तो कैंसिल आउट कर देते हैं। बिना एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के ये इनके पास कोई परमानेंट मैग्नेटिक मोमेंट नहीं होता। अब जैसे ही आप बी में डालते हैं, मान लीजिए बी का डायरेक्शन नीचे है, ये देखिए, इस समय क्या होता है कि इसका जो मैग्नेटिक मोमेंट है, जो वो एक मैग्नेटिक मोमेंट बी वाले के डायरेक्शन में घट जाता है, इसकी स्पीड कम हो जाती है, वी की, जो वी की स्पीड है घट जाती है, जिससे इसका मैग्नेटिक मोमेंट मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में मान लीजिए डेल्टा एम से कम हो गया, तो माइनस माइनस एम माइनस डेल्टा एम हो गया, और इसका बढ़ जाता है, इसकी विपरीत दिशा में देखिए वेलोसिटी बढ़ गई और यहां पर m प्लस डेल्टा एम हो गया। तो यहां पर देखिए इसमें और इसमें कितना डिफरेंस है, घटा दो एक दूसरे से, तो जब भी आप m प्लस डेल्टा एम ये इसमें से ये घटाएंगे, आपको वैल्यू मिलेगी 2 डेल्टा एम, एम एम कैंसिल हो जाएगा, 2 डेल्टा एम क्या आया, डिफरेंस इन मैग्नेटिक मोमेंट। किस डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में बी है उसकी विपरीत डायरेक्शन में, 2 डेल्टा एम का डायरेक्शन इधर है, ये ज्यादा था ये कम था, तो आपको मैग्नेटाइजेशन जो मिल रहा है वो बी की विपरीत दिशा में मिल रहा है। यही इसका रीजन है कि जो मैग्नेटाइजेशन होता है वो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड पे रखने पर क्यों अपोजिट डायरेक्शन में हो जाता है। तो ये इसका थ्योरी है, एक्सप्लेनेशन है डायमैग्नेटिज्म का। बाकी बातें यहां मैंने लिख रखी हैं जो शांति से आप पढ़ सकते हैं, लेकिन बात समझ पाए होंगे। अगली बातचीत करते हैं पैरामैग्नेटिज्म की। अब पैरामैग्नेटिज्म में क्या होता है बेटा, कि जो इलेक्ट्रॉन्स इसके अंदर होते हैं उनका कुछ परमानेंट मैग्नेटिक मोमेंट होता है पहले से ही, बिना एक्सटर्नल फील्ड के। क्यों होता है, हो सकता है कि जो दो इलेक्ट्रॉन थे उनमें से कोई अनपेयर्ड हो गया हो, तो एक चक्कर लगा रहा है उसके अपोजिट वाला मिला नहीं, या ये दोनों लोग जो चक्कर लगा रहे हैं पूरी तरह से कैंसिल नहीं कर पाया ड्यू टू एनी रीजन। अगर ऐसी अवस्था या व्यवस्था बन गई तो होगा क्या कि इनका परमानेंट मैग्नेटिक मोमेंट होगा बिना एक्सटर्नल फील्ड लगाए, ठीक है। अब जैसे ही एक्सटर्नल फील्ड लगाते हैं तो अभी क्या होता है, जब एक्सटर्नल फील्ड नहीं था तो इनके जो मैग्नेटिक मोमेंट थे वो एट रैंडम थे, कोई भी कहीं भी, तो उस समय नेट मैग्नेटिक मोमेंट कितना है, 0, क्योंकि कोई इस डायरेक्शन में है तो कोई उस डायरेक्शन में, कोई इधर है तो कोई उधर है। टोटल का मामला क्या रहा, B0 0। लेकिन हर बंदे के पास मैग्नेटिक मोमेंट है। अब जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड लगाते हैं आप एक्सटर्नल, उसी डायरेक्शन में ये अलाइंड हो जाते हैं अधिकतर इसके इलेक्ट्रॉन्स जो चक्कर रहता है। तो मैग्नेटिक मोमेंट जब अलाइंड हो जाएंगे उसी डायरेक्शन में तो आपको नेट मैग्नेटिक मोमेंट उसी डायरेक्शन में मिल जाता है। दिस इज द रीजन ऑफ पैरामैग्नेटिज्म। ये बात मैंने यहां लिखी है और आप समझ सकते हैं। एक इंपॉर्टेंट बात ध्यान क्या रखनी है कि जो पैरामैग्नेटिज्म है ये डिपेंड करता है टेम्परेचर पर, और डायमैग्नेटिज्म टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करता। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि पूछा जाता है। तो ये नोट, जो डायमैग्नेटिक है वो उस पर टेम्परेचर का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा डायमैग्नेटिज्म पर, पैरामैग्नेटिज्म पर प्रभाव पड़ेगा। ये देखिए पैरामैग्नेटिज्म इज डिपेंडेंट ऑन द टेम्परेचर, ये इंपॉर्टेंट बात है, ठीक। इसी से जुड़ा हुआ लॉ अभी आ जाता है जो आप देखेंगे, जैसे क्यूरीज लॉ। अब इसमें एक टर्म और आता है सैचुरेशन रीजन। तो जब आप मैग्नेटिक फील्ड लगाते हैं बाहर, यहां पे लिखा हुआ है, तो एक समय ऐसा आता है जल्दी ही कि सारे इसके जो इलेक्ट्रॉन हैं वो अलाइंड हो चुके होते हैं एक ही डायरेक्शन में, यानी कि
मैग्नेटिक मोमेंट उस डायरेक्शन में जो बनना था मैग्नेटिक फील्ड के वो सैचुरेट हो गया, उससे ज्यादा नहीं बन सकता। यही बात लिखी है, एट वेरी हाई मैग्नेटिक फील्ड्स या एट लो टेम्परेचर, बहुत हाई मैग्नेटिक फील्ड पर या लो टेम्परेचर पर ये सारे के सारे जो एटम्स हैं वो अलाइंड हो जाते हैं एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के और सैचुरेशन हो जाता है। अब इससे ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड लगाओगे तो भी इसके अंदर जो मैग्नेटाइजेशन है वो बढ़ नहीं पाएगा, क्योंकि सब के सब ऑलरेडी वो काम कर चुके, कोई बचा ही नहीं कि जिसने ना किया हो। तो उस वैल्यू को मैक्सिमम वैल्यू बोलते हैं मैग्नेटाइजेशन की, और इस वैल्यू को बोलते हैं सैचुरेशन मैग्नेटाइजेशन। समझ गए होंगे, जो मैग्नेटाइजेशन है वो अपनी मैक्सिमम वैल्यू पे पहुंच गया है। कब? या तो एक्सटर्नल फील्ड बहुत ज्यादा लगा दिए हैं या कम टेम्परेचर पे ऐसा काम आप किए हैं। अब यही वो वैल्यू है सैचुरेशन पॉइंट। सैचुरेशन पॉइंट से काफी दूर जब आप साइम किसी का ज्यादा जब होता है तो वो क्या होता है, वो टी के प्रोपोर्शनल हो जाता है। ये देखिए साइम इज इक्वल टू सी अपॉन टी। तो यहां पर ये जो वैल्यू आपको दिख रही है, दिस इज साइम, दिस इज मैग्नेटाइजेशन जो उसके अंदर हो रहा है। तो लॉ स्टेट्स दैट फार अवे फ्रॉम सैचुरेशन, सैचुरेशन से काफी दूर, द सब्सटेबिलिटी ऑफ ए पैरामैग्नेटिक मटेरियल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एब्सोल्यूट टेम्परेचर। यानी ये क्या है, क्यूरीज लॉ। सैचुरेशन ऑफ मैग्नेटाइजेशन से पहले जो सब्सटेबिलिटी है वो 1/T के प्रोपोर्शनल होती है। सी एक कांस्टेंट लग जाता है। टी क्या है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर। बढ़ाएंगे तो सब्सटेबिलिटी कम हो जाएगी, टेम्परेचर कम करेंगे तो सब्सटेबिलिटी बढ़ जाएगी। ये उसका ग्राफ है, पूछ लेते हैं कभी कभी। ये क्यूरी लॉ है रीजन का, यहां पर सैचुरेट हो जाता है। और सी को क्या बोलते हैं, क्यूरी कांस्टेंट। ऐसा में क्या, सब्सटेबिलिटी ऑफ द मटेरियल। तो ये क्यूरीज लॉ आपका हो गया। अब अगली बात देखते हैं, ओरिजिन ऑफ फेरोमैग्नेटिज्म। फेरोमैग्नेटिज्म में क्या होता है, इनके अंदर तो हम जान रहे थे ना कि एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखो तो बहुत ज्यादा मैग्नेटाइजेशन उसी डायरेक्शन में पैदा हो जाता है। तो यहां पर जो इनके एटम्स होते हैं उनके पास परमानेंट मैग्नेटिक मोमेंट काफी होता है। परमानेंट मैग्नेटिक मोमेंट काफी होता है। और यहां पर देखिए नंबर्स भी मैंने लिखे थे, वो यहां देखिए, ईच डोमेन एज ए टिपिकल साइज ऑफ 1। क्या डोमेन होता भी बता रहे हैं, इतने एटम्स बहुत रखता है। तो ये यहां पर जो सिंगल एटम है उनके पास परमानेंट मैग्नेटिक मोमेंट होता है और वो अपने साथ उसी डायरेक्शन वाले मैग्नेटिक मोमेंट वाले लोगों को इकट्ठा कर लेते हैं। जैसे आप मान लीजिए पढ़ाकू लड़के हैं, तो आपका जो ग्रुप बनेगा वो पढ़ने वाले बच्चों के साथ बन जाएगा। वो ऐसा मिलने लगता है सिचुएशन, 1 से 5 हो जाएंगे। कोई है मारपीट वाला बच्चा या बवालिया बच्चा वो क्या करता है, अपने साथ बवालियों बच्चे को जोड़ लेता है, क्योंकि उसको घूमना फिरना है, पिटाई करनी है, पीटना है, पिटना है, बहुत कुछ मसले हैं उसके। तो ऐसे ही बच्चे ग्रुप में शामिल कर लेता है अपने जैसे। तो यही काम ये करता है। तो यहां डोमेन थ्योरी जो पिक्चर में आती है वो क्या बोलती है कि जो अपने अपने एटम्स होते हैं उनका परमानेंट मैग्नेटिक मोमेंट होता है और अच्छा मैग्नेटिक मोमेंट होता है, वो अपने जैसे और एटम्स को साथ में ले आते हैं जो उसी डायरेक्शन में अपना मैग्नेटिक मोमेंट कैरी करते हैं और वो ग्रुप बना लेते हैं। उसी ग्रुप को हम बोलते हैं डोमेन। ये देखिए डोमेन को दिखाया है, ये डोमेन देखिए, एक ही डायरेक्शन में मैग्नेटिक मोमेंट, एक ही डायरेक्शन में, एक ही डायरेक्शन में, एक ही डायरेक्शन में, एक ही डायरेक्शन में। ये डोमेन में इनका साइज नॉर्मली क्या होता है, देखिए 1 मिलीमीटर। आपके पास स्केल होती है, एक स्केल, एक निशान, ठीक। दूसरा, कितने एटम है, 10 की पावर 11 एटम्स। बहुत ज्यादा एटम्स हो गए इसके अंदर, 10 की पावर 11 बहुत होता है। सो ईच डोमेन पोजेसेस ए स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक मोमेंट। अब खुद भी ज्यादा था और अपने जैसे लोग भी इकट्ठा कर लिए, तो भाई साहब ये जो भीड़ है या जो ये डोमेन है, ये जो ग्रुप है, ये काफी अपनी इस प्रॉपर्टी को लेकर, मारधार वाली प्रॉपर्टी या पढ़ने वाली प्रॉपर्टी को लेकर स्ट्रांग हो चुका है, क्योंकि अपने साथ कई लोग को सम्मिलित किए हुए हैं। और वो कितने लोग हैं, 10 की पावर 11 एटम्स। ये डोमेन्स इस तरह बन जाते हैं। लेकिन अभी भी अगर आप व्यवस्था इसकी देखें तो इसका नेट डायपोल मोमेंट कुछ नहीं मिलता, क्योंकि किसी का डोमेन का इधर है तो किसी का उसके विपरीत दिशा में, अभी 0 है। लेकिन जैसे ही बाहर की मैग्नेटिक फील्ड लगाते हैं एक्सटर्नल, ये देखिए, जैसे ही एक्सटर्नल फील्ड आप लगाते हैं इनमें मामला बदलता है। अब 2 तरह से मैग्नेटिक फील्ड लगा सकते हैं। एक तो लगा सकते हैं वीक मैग्नेटिक फील्ड
और एक लगा सकते हैं बहुत तगड़ी मैग्नेटिक फील्ड। तो अगर आप वीक मैग्नेटिक फील्ड लगाते हैं तो डोमेन्स उसी डायरेक्शन में जो होते हैं वो ग्रो कर जाते हैं। ये देखिए आपने मैग्नेटिक फील्ड ऐसे लगाया तो इसी डायरेक्शन में ये था, तो इसका डोमेन साइज बढ़ गया, बाकी लोग पिचकू हो गए। बात समझ पा रहे हैं ना? कि भाई मान लीजिए आपके स्कूल में हवा चली कि भाई उन बच्चों को प्राइज दिया जाएगा जो अच्छी सिंगिंग कर लेंगे, तो वो सिंगिंग वाला जो ग्रुप है वो ऑटोमेटिक बढ़ने लगता, सोचता हम ना जीत जाएं, हम ना जीत जाएं, चलो इसी डायरेक्शन में चलो, हम भी पार्टिसिपेट करेंगे। तो इसी तरीके से वो डोमेन बढ़ गया उसका, बाकी लोग कम हो गए क्योंकि उनकी इस समय कोई पूछ नहीं है ना। लेकिन अगर आपने स्ट्रांग लगा दिया, क्लास स्कूल में अनाउंसमेंट हो गया हर बच्चे को गाना गाना है, आता हो या ना होता, प्रेयर चल रही, सबको प्रेयर धुन में करना है, मतलब एक जो लहजा होता है गाने का उसमें गाना है, तो बात खत्म हो जाती है। आप गा पाते हैं, नहीं गा पाते हैं, कुछ भी करते हैं, लेकिन आप लगे हुए हैं भगवान का नाम लेके, जो भी प्रार्थना प्रेयर आपके यहाँ चलती है। तो उस सिचुएशन में जब स्ट्रांग मैग्नेटिक फील्ड हो जाता है तो उस समय क्या होता है कि सारे जो इसके विपरीत भी डोमेन्स थे वो सारे के सारे अलाइंड हो जाते हैं स्ट्रांग मैग्नेटिक फील्ड के। तो ये जो एक्सटर्नल फील्ड लगी थी यहाँ B0 मतलब बाहर वाली फील्ड 0 कह लीजिए, ये वीक हो गई और ये स्ट्रांग B0 की कहानी हो गई। इस तरीके से कार्यक्रम इनका बन जाता है। ये वीक लगाई बाहर से, ये स्ट्रांग लगाई। यहां पर बच्चों उसी को बड़ा करके मैंने दिखा दिया है कि अगर आपने वीक मैग्नेटिक फील्ड बाहर से लगाई है तो ये क्या हो जाता है, डोमेन ग्रो हो जाएगा और इस तरीके से सिचुएशन होगी। यहां पर स्ट्रांग भी अगर आपने लगा दिया है तो ये रोटेशन ऑफ मोशन, रोटेशन ऑफ डोमेन्स हो जाएंगे। डोमेन रोटेट कर गए, यहां पे डोमेन ग्रो कर गया और बाकी जो डोमेन्स थे वो डीग्रो कर गए, ये ग्रो कर गया। यहां पर डोमेन रोटेट हो गए साहब, तो स्ट्रांग मैग्नेटिक फील्ड लगाते हैं तो ये डोमेन रोटेट हो जाते हैं और इसका मैग्नेटाइजेशन किस तरफ होता है, जिस तरफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड आपने लगाई है। बात हो जाती कंप्लीट। ये इसका कारण है कि क्यों ऐसा होता है। बात आप समझ गए होंगे। आगे की चर्चा करते हैं हम लोग। इसी में एक बात आ जाती है फेरोमैग्नेटिज्म में, मॉडिफाइड क्यूरीज लॉ फॉर फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। तो एक क्यूरी टेम्परेचर होता है, ये क्यूरी टेम्परेचर क्या है, जैसे टीसी बोलते हैं, वो टेम्परेचर जिसके ऊपर फेरोमैग्नेटिक मटेरियल पैरामैग्नेटिक मटेरियल बन जाता है। ध्यान से सुनिएगा, पूछा जाता है क्यूरी टेम्परेचर क्या है। क्यूरी टेम्परेचर वो टेम्परेचर है जहां पर फेरोमैग्नेटिक मटेरियल पैरामैग्नेटिक मटेरियल में चेंज हो जाता है। उस समय अब द क्यूरी टेम्परेचर पैरामैग्नेटिक फेज में किस तरह की प्रॉपर्टी ये होल्ड करता है, तो सब्स्टिबिलिटी जो होती है वो T माइनस TC, T एब्सोल्यूट टेम्परेचर है, TC क्यूरी टेम्परेचर है, वो घटा दीजिए, उसमें एक नया C डैश कांस्टेंट आ जाता है। इसके अकॉर्डिंग काम होता है इन पैरामैग्नेटिक फेज, जहां T डैश के बड़ा है, इसको क्यूरी वेस लॉ बोलते हैं या मॉडिफाइड क्यूरीज लॉ बोलते हैं। एक क्यूरी लॉ पढ़ा था आपने, जहां बताया था कि पैरामैग्नेटिक के लिए वो था कि जो पैरामैग्नेटिक मटेरियल होते हैं उसके लिए साइम सब्स्टिबिलिटी की वैल्यू 1/T के प्रोपोर्शनल होती है। यहां पर ये मॉडिफाइड क्यूरीज लॉ है, ये क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि फेरोमैग्नेटिक के लिए जब आप उसका टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो एक टेम्परेचर आता है क्यूरीज टेम्परेचर, उसके ऊपर ये फेरोमैग्नेटिक मटेरियल पैरामैग्नेटिक मटेरियल में चेंज हो जाता है और उस पैरामैग्नेटिक फेज में ये जो सब्स्टिबिलिटी है इस हिसाब से चेंज होती है। T माइनस TC ऊपर C डैश है, C डैश कांस्टेंट है। तो ये भाई बात आप समझ गए होंगे। अब आ जाती प्रॉपर्टीज कि भाई डायमैग्नेटिक की, पैरा की, फेरो की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है। आइए बड़ी तूफानी अंदाज में इसको भी सीख लेते हैं, प्यार से चैप्टर कंप्लीट करते हैं। तो प्रॉपर्टीज डायमैग्नेटिक की क्या है बेटा, जब इसको हम प्लेस करते हैं एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में तो इसका जो मैग्नेटाइजेशन है वो विपरीत दिशा, मैग्नेटिक फील्ड की विपरीत दिशा में पैदा होता है और काफी कम होता है। तो डेवलप्स फीबल मैग्नेटाइजेशन इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द अप्लाइड फील्ड। ये बात आप यहां पर समझ गए होंगे। और जब आप किसी डायमैग्नेटिक मटेरियल को आप रखते हैं तो मैग्नेटाइजेशन जैसा देख रहे हैं, यहां साउथ और नॉर्थ पोल इस तरीके से बन जाता, अपोजिट, बी के अपोजिट मैग्नेटाइजेशन डेवलप होगा। यहीं पर ये काफी बातें लिखी गई हैं और ये द मैग्नेटिक इंडक्शन जो होता है इसके अंदर वो काफी
कम होता है, जिसे इन्होंने दिखाया है कि बी इनसाइड द मटेरियल बिकम्स लेस देन द मैग्नेटाइजिंग बी नॉट इज इक्वल टू म्यू नॉट इनटू एच। यानी इसमें क्या होता है कि जो मैग्नेटाइजिंग फील्ड बाहर से आप लगाए हैं उससे कम मैग्नेटिक फील्ड इसके अंदर, क्योंकि अपोज कर रहा है ना, उससे कम पैदा होता है। नॉर्मली हमने क्या पढ़ा था, अगर मैग्नेटाइजेशन उस डायरेक्शन में होगा तो बढ़ जाएगा, मैग्नेटिक मटेरियल की बात कर रहे हैं। लेकिन इसके अंदर जो मटेरियल है, आप समझ पा रहे हैं, मैं एग्जांपल दूं, ये बाहर वाला सपोज करिए 10 है, तो इसके अंदर आप कितना हो जाएगा 8, समझाने के लिए कम। बाहर से अंदर मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटाइजेशन जो टोटल उसका है वो बाहर की जगह अंदर कम हो जाएगा। ये एक प्रॉपर्टी हो गई। और प्रॉपर्टी देखते हैं, ये जो प्रॉपर्टी लिखी इसका क्या मतलब है कि अगर वॉच ग्लास में हम डायमैग्नेटिक लिक्विड ले लें और इसको नॉर्थ साउथ पोल के बीच रखें, तो ये जो लिक्विड होता है वो कहां जाने की कोशिश करता है, स्ट्रॉन्ग टू वीकर मैग्नेटिक फील्ड। ये पोल्स के पास स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड है, पोल्स के पास, तो इसको छोड़कर बीच में इकट्ठा हो जाता है। ये देखिए इकट्ठा हो गया। ये कौन सा रीजन है, वीक मैग्नेटिक फील्ड, वीक मैग्नेटिक फील्ड। ये वीक मैग्नेटिक फील्ड की कहानी हो जाती है। मेरे ख्याल से आप बात समझ पाए होंगे, इंपॉर्टेंट है, आपसे डायग्राम दे के पूछते रहते हैं ये लोग। आगे की चर्चा करते हैं। अगर आपने किसी भी डायमैग्नेटिक सब्सटेंस को लटका दिया है नॉर्थ साउथ के पैरेलली, सपोज करिए, तो वो घूम के उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में रुक जाएगा। मान लीजिए ऐसे अपने लटकाया है, नॉर्थ इधर साउथ उधर, तो ऐसे घूम जाएगा वो, क्योंकि वो कहां जाना चाहता है, जो मैग्नेटिक आपका फील्ड, वीकर मैग्नेटिक फील्ड है वहां, तो वीकर इसके परपेंडिकुलर है, तो हमेशा 90 डिग्री पर परपेंडिकुलर, इस डायरेक्शन के परपेंडिकुलरली वो रुकेगा जाके, डायमैग्नेटिक सब्सटेंस। और एज ए डायमैग्नेटिक सब्सटेंस वीक मैग्नेटाइजेशन इसके अंदर पैदा होता है, ये हम जान गए अपोजिट डायरेक्शन में। और द सब्सटिबिलिटी जो होती है वो डायमैग्नेटिक सब्सटेंस के लिए स्मॉल एंड नेगेटिव होती है। ये भी हम लोगों ने चर्चा कर ली थी कि डायमैग्नेटिक के लिए सब्सटिबिलिटी स्मॉल और नेगेटिव नंबर होगी। अब रिलेटिव परमेबिलिटी जो 1 + होती है, ये स्मॉल बट पॉजिटिव होती है, इज पॉजिटिव बट लेस देन 1। ये इसी रिलेशन से निकल आता ऊपर वाले से। और एक प्रॉपर्टी देखेंगे जो हम लोग बात करें, ये टेम्परेचर से इंडिपेंडेंट होता है डायमैग्नेटिक। तो दिस इज टेम्परेचर इंडिपेंडेंसी, यानी टेम्परेचर घट रहा बढ़ रहा है, डायमैग्नेटिज्म पे कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। आगे, द मैग्नेटाइजेशन ऑफ ए डायमैग्नेटिक सब्सटेंस लॉस्ट सो लॉन्ग एज द मैग्नेटाइजिंग फील्ड इज अप्लाइड। इसके अंदर डायमैग्नेटिज्म तभी तक रहता है जब तक आपने मैग्नेटाइजिंग फील्ड लगा रखी है। जैसे ही बाहर वाली फील्ड हटाओगे ये खत्म हो जाएगा डायमैग्नेटिज्म। तो उतने ही देर के लिए रहता है जितनी देर से बाहर से मैग्नेटाइजिंग फील्ड आपने लगा के रखी है। तो ये साहब आपकी प्रॉपर्टीज थी। अच्छा, इसी डायमैग्नेटिक में कुछ सुपर कंडक्टर की बात आ जाती है जो आपसे पूछी जाती है, बहुत आसानी से कर सकते हैं। When a metal is cooled to a temperature below its critical temperature, ये क्रिटिकल टेम्परेचर क्यूरीज टेम्परेचर से अलग है। क्यूरीज टेम्परेचर पर फेरोमैग्नेटिक पैरामैग्नेटिक बन रहा था, क्रिटिकल टेम्परेचर पर मटेरियल जो होता है वो सुपर कंडक्टर बन जाता है। तो सुपर कंडक्टर कौन मटेरियल होते हैं, जिनका रेजिस्टेंस 0 होता है। तो टेम्परेचर बिलो इट्स क्रिटिकल टेम्परेचर इन ए मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, इट अटेन्स बोथ सुपर कंडक्टिविटी एंड परफेक्ट डायमैग्नेटिज्म। मैग्नेटिक फील्ड के अंदर अगर आप क्रिटिकल टेम्परेचर से कम पर इसको कूल डाउन कर दोगे तो ये सुपर कंडक्टर हो जाएगा और परफेक्ट डायमैग्नेटिज्म आ जाएगा। परफेक्ट डायमैग्नेटिज्म होने का क्या मतलब है कि साई की वैल्यू -1 होना, ये परफेक्ट डायमैग्नेटिज्म है। साई -1 का मतलब जितना इधर बनना था समझ लो उतना ही अंदर इसने बना डाला है। और म्यू आर कितना हो जाएगा, रिलेटिव परमेबिलिटी विच इज 0। तो ये आप देखिए, द मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स गेट कंप्लीटली एक्सपेल्ड फ्रॉम इट एंड इट रिपल्स ए मैग्नेट। जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं वो सारी की सारी इसको छोड़ के चली जाएंगी। डायमैग्नेटिक में आपने ध्यान दिया था ना, मैं फोटो एक बार फिर बना दूं, इसमें जो चर्चा की दी गई थी डायमैग्नेटिक सब्सटेंस में, ध्यान रखिएगा। ये आपके यहाँ इतना पूछा जाता है कि जितना कहूं उतना ही कम है। ये मान लीजिए मैग्नेट है, ये डायमैग्नेटिक सब्सटेंस है, तो इसको मैग्नेटिक फील्ड लाइंस मतलब एक तो बीच से निकली, बाकी जो होती हैं ये रिपल करके चली जाती हैं, इसको पसंद नहीं करती हैं। आप देख रहे हैं
तो ये कौन सा क्या है, ये डायमैग्नेटिक। तो ये डायमैग्नेटिक सब्सटेंस है। तो डायमैग्नेटिक सब्सटेंस में ये कहानी यहां पर होती है, ना पसंद करती हैं। और जो आगे हम लोग इसी में ये बता रहा है कि कंप्लीटली रिपेल्ड हो जाएंगी, एक्सपेल्ड हो जाएंगी, और साई की वैल्यू -1, म्यू आर की वैल्यू 0 हो जाएगी। सुपर कंडक्टर, दिस फिनोमिना ऑफ डायमैग्नेटिज्म इन सुपर कंडक्टर इज कॉल्ड मेजनर इफेक्ट। ये हम लोग पढ़ भी चुके हैं पहले। तो ये मेजनर इफेक्ट कहलाता है, क्योंकि जब मैग्नेटिक फील्ड में आप क्रिटिकल टेम्परेचर से कम करोगे तो सुपर कंडक्टिविटी होगी, और मटेरियल पूरी तरह से इसको मैग्नेटिक फील्ड छोड़ के जाना शुरू कर देंगी। और जो जापान में जो ट्रेन्स बनाई जाती हैं, ये देखिए लिखा है ना, रनिंग मैग्नेटिकली लेविएटेड सुपर फास्ट ट्रेन्स। जापान में जो मेट्रोज हैं जो मैग्नेटिक उससे चलती हैं, वो इसी फंडे पर हैं, वो हवा में चलती हैं। रेल्स होती हैं नीचे, रेल का मतलब पटरी, तो पटरी के ऊपर वो रगड़ के नहीं चलती हैं, हवा में चलती हैं। हवा में चलती है, बहुत तेज उनकी स्पीड हो जाती है, क्योंकि इसी प्रिंसिपल पर बेस्ड है वो। उससे परफेक्ट डायमैग्नेटिज्म को अचीव करने की कोशिश होती है। उससे क्या फायदा होता है, वियर एंड टियर ट्रेन का कम हो जाता, टूट फूट नहीं होती, झटके नहीं लगते, यात्री जो अंदर बैठे हैं वो शांति से बिना झटकों के बहुत तेजी से ट्रेवल कर लेते हैं, क्योंकि ब्रेक तो ऐसा लग नहीं रहा घर वाला। आप समझ गए होंगे, ट्रेन्स बनाने के ये काम आएगा। अब प्रॉपर्टी की बात करते हैं, जो आ जाती है पैरामैग्नेटिक की प्रॉपर्टी। तो देखिए प्रॉपर्टीज ऑफ पैरा में आप जैसा जान रहे थे कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में ही ये फिबल मैग्नेटाइजेशन डेवलप कर देती हैं, उसी डायरेक्शन में। और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस देखिए इससे जाना पसंद करती हैं, तो कुछ दूर से जो जाना चाहिए सीधे, वो घूम जाती हैं इसकी तरफ। तो दे वांट टू गो इनसाइड द पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। तो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस वीकर से स्ट्रॉन्गर रीजन में जाना पसंद करता है। और साइएम इसका क्या होता है, साइएम होता है लिटिल पॉजिटिव नंबर, स्मॉल पॉजिटिव नंबर। तो ये इसकी साइएम की वैल्यू जो यहां पे लिखी है, ये बी नॉट जो उसके अंदर मैग्नेटाइजिंग फील्ड है, वो आप नॉर्मल से थोड़ा सा बढ़ जाएगा, ज्यादा नहीं। ये देखिए लिखा है द इंक्रीज इन वेरी स्मॉल अबाउट 1 पार्ट इन 10⁵, थोड़ा सा बढ़ जाता है। अगर ये बाहर वाला समझ लीजिए 10 है समझाने के लिए, तो ये ऐसा समझें कि 10.1 हो जाएगा। डायमैग्नेटिक में 10 था तो 8 नहीं लिखना चाहिए था, 10 था तो 9.8 लिख देते तो चलता। समझ पाए होंगे आप बात। तो ये इसकी प्रॉपर्टीज हैं। आगे यहां पे वॉच ग्लास वाली अगेन कहानी कि आपने कोई पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस डाला है और नॉर्थ साउथ रखा है। अब ये क्या करेगा, वीक रीजन से स्ट्रॉन्ग रीजन में जाना चाहता है। तो स्ट्रॉन्ग रीजन तो ये पोल्स के पास है, तो ये फैल जाता है और ये स्ट्रॉन्ग रीजन में आ जाता है, स्ट्रॉन्ग बी, स्ट्रॉन्ग बी। ये बीच में मैग्नेटिक फील्ड कम, तो किस तरफ जाएगा, ये वीकर मैग्नेटिक फील्ड से स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड की तरफ घूम जाता है, जो आपको दिखा है। साथ में अगर नॉर्थ साउथ का आपने मैग्नेटिक फील्ड लगाया है, अगर आपने ऐसे परपेंडिकुलर रखा है, तो ये वीकर मैग्नेटिक फील्ड है, ये तुरंत घूम जाएगा, अलाइंड हो जाएगा किसकी तरफ, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में। ये पैरामैग्नेटिक फील्ड जो होते हैं उनकी प्रॉपर्टी होती है, उसी डायरेक्शन में अलाइनमेंट ले लेते हैं मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में। ये वो बात कही गई है। साई की एम की वैल्यू मैंने बताई कि स्मॉल पॉजिटिव नंबर होता है, स्मॉल पॉजिटिव नंबर। दूसरा, म्यू आर की वैल्यू स्लाइटली ग्रेटर देन 1 होगी, इस फॉर्मूले से आप निकाल सकते हैं। म्यू आर क्या होगा, स्लाइटली ग्रेटर देन 1। अगली बात करते हैं हम लोग, यहां पर देखिए तो ये टेम्परेचर पे डिपेंड करता है मामला। पैरामैग्नेटिक हमने देखा था 1/T से टेम्परेचर बढ़ाएंगे साइएम कम हो जाएगा। इस तरह के ग्राफ आपसे पूछा जाता है, तो साइएम की वैल्यू टेम्परेचर बढ़ाने पे साइएम घटता है। ये क्यूरी वाला लॉ था ना, आपको याद होगा, क्यूरीज लॉ। तो ये क्यूरीज लॉ पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस के लिए होता है, ये बता दिया गया यहां पे, आप समझ पाए। अगली बात देखें तो फॉर ए गिवन टेम्परेचर द इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन इज प्रोपोर्शनल टू द मैग्नेटाइजिंग फील्ड, यानी जितना मैग्नेटाइजिंग फील्ड लगाओगे उतना मैग्नेटाइजेशन आपका बढ़ जाता है। ये बात यहां पर लिखी है। और as soon as the magnetizing field is removed, paramagnetic substance loses the magnetization, यानी बाहर वाली जो मैग्नेटिक फील्ड है जैसे ही लगाना आप बंद करेंगे, वैसे ही क्या होगा, इसके अंदर जो पैरामैग्नेटिक वाली प्रॉपर्टी है वो खत्म हो जाएगी। उस डायरेक्शन में मैग्नेटिज्म पैदा किया था ना, वो तुरंत खत्म हो जाता है जैसे ही, as soon as
यू विथड्रॉ द मैग्नेटाइजिंग फील्ड। ये कहानी ये समझ में आई आपके। अब आ जाती है फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस की प्रॉपर्टी। तो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस में क्या होता है, ये बिग डैडी होते हैं पैरामैग्नेटिक के, ये भी मैग्नेटाइजेशन पैदा करते हैं उसी डायरेक्शन में, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में, लेकिन काफी ताकतवर। तो ये ज्यादा मैग्नेटाइजेशन पैदा करेंगे इन द डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। अगर मैग्नेटिक फील्ड आपने लगाया है तो आप देख रहे हैं कि इस उसी की डायरेक्शन में मैग्नेटाइजेशन हो रहा है, और अधिकतर लाइंस इसको पसंद करती हैं, इसके अंदर से जाना चाहती है। मच ऑफ द मैग्नेटिक लाइंस ट्राई टू गो इनसाइड। तो यहां पर अगर मैग्नेटाइजेशन की फील्ड 10 है तो यहां पर बहुत ज्यादा हो जाती है, मान लीजिए 20 है या बहुत ज्यादा हो जाती है, क्योंकि ये अपना मैग्नेटाइजेशन बहुत प्रोड्यूस कर देता है। बात पल्ले पड़ रही होगी। और ये जो फील्ड्स होती हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ये इसके अंदर से जाना पसंद करती हैं। आगे की बात देखते हैं। व्हेन ए फेरोमैग्नेटिक, ये अगेन कहानी है कि नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाए तो वीकर टू स्ट्रॉन्गर पार्ट्स में चला जाता है। मतलब ये वॉच ग्लास वाली कहानी समझ लीजिए। तो वॉच ग्लास में जैसे रख रहे थे ना मटेरियल हम लोग, ये आपको याद होगा ऐसे दिखाया था फिगर, नॉर्थ साउथ ऐसे। तो यहां पर अगर आपने रखा है तो बहुत जल्दी ही ये नॉर्थ साउथ की डायरेक्शन में ऐसे ढेर बन जाता है इसकी डायरेक्शन में, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड पसंद करता है। फिर रॉड अगर रखेंगे आप परपेंडिकुलर डायरेक्शन में तो बहुत क्विकली ये अलाइंड हो जाती है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में। जैसे रॉड वाली सिचुएशन देखी थी, बहुत तेजी से अलाइंड हो जाएगी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में। और इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन m इज प्रोपोर्शनल टू द मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी फॉर h फॉर इट्स स्मॉलर वैल्यूज। यानी इसके अंदर जो मैग्नेटाइजेशन होता है वो बाहर का H जो लगा रहे हो उससे काफी ज्यादा प्रोड्यूस हो जाता है, काफी प्रभावित होता है। थोड़ा भी H बढ़ाएंगे तो अंदर मैग्नेटाइजेशन काफी आपका बढ़ जाता है। अब ये एक और फॉर्मूला साइम इक्वल टू m अपॉन h जो आप पकड़ सकते हैं, और इसमें सब्सिटिबिलिटी की वैल्यू पॉजिटिव वैल्यू होती है और काफी बड़ी वैल्यू होती है, 1000 तक चली जाती है, और सेवरल थाउजेंड तक देखिए लिखा है साइम सब्सिटिबिलिटी। और पैरामैग्नेटिक की क्या थी, हमारी पैरामैग्नेटिक की साइम जो थी वो पॉजिटिव थी लेकिन स्मॉल पॉजिटिव थी, ये हजारों तक जाती है। अब म्यू आर कितना जाएगा, म्यू आर उससे एक ज्यादा जाएगा। साइम अगर 999 है तो ये 1000 हो जाएगा। तो म्यू आर यानी रिलेटिव परमेबिलिटी भी हजारों तक चली जाती है। और फेरोमैग्नेटिक के लिए क्यूरी टेम्परेचर आप जान ही रहे हैं, टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ाएंगे वैसे वैसे साइम कम होगा इस मॉडिफाइड क्यूरीज लॉ के बेसिस पर। अब कुछ बातें और, एट ए सर्टेन टेम्परेचर कॉल्ड द क्यूरी पॉइंट द सब्सिटिबिलिटी सडनली फॉल्स एंड फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस बिकम पैरामैग्नेटिक। जो क्यूरी टेम्परेचर हम लोगों ने पकड़ा था वो टेम्परेचर जहां पे फेरोमैग्नेटिक पैरामैग्नेटिक में बदलता है उसे हम बोलते हैं क्यूरीज टेम्परेचर। द मैग्नेटाइजेशन डेवलप डिपेंड्स नॉट ओनली द वैल्यू ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड बट ऑल्सो ऑन द पास्ट मैग्नेटिक एंड मैकेनिकल हिस्ट्री ऑफ द मटेरियल। ये जानते हो क्या बोल रहे हैं कि ये जो मटेरियल है इसके अंदर जो मैग्नेटाइजेशन पैदा हो रहा है इसके लिए जो बाहर का मैग्नेटाइजिंग फील्ड लगाया केवल यही उत्तरदायी नहीं है कि भाई ज्यादा लगा दिया तो एम ज्यादा हो गया। ये भी मामला रहता है कि इसका पुराना हिस्ट्री क्या है, पहले मैग्नेटाइजेशन हुआ है नहीं हुआ, कितनी बार हुआ, कितना ज्यादा हुआ है, ये हिस्ट्री भी इसको इंपैक्ट करती है। यानी कोई चोर है जिसकी हिस्ट्री चोर है, कोई अगला गुनाह करेगा तो उसके ऊपर जो कोर्ट होती है वो ये देखती है कि भाई ये पिछले 4 गुना कर चुका है तो ये शातिर अपराधी है, तो ऐसा बिहेवियर है इसका जिसकी हिस्ट्री खुल जाती है। खैर, तो ये फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस रिटेन्स मैग्नेटिज्म। जब भी आप पिछला इसका जो मैग्नेटाइजिंग फील्ड है वो लगाना बंद भी कर देते हैं तो भी इसके अंदर मैग्नेटाइजेशन उसी डायरेक्शन में बना रहता है, काफी हद तक धीरे धीरे खत्म होता है। समझ पा रहे हो ना। बाकी दो में क्या था पैराडाई में कि जैसे ही आपने मैग्नेटाइजिंग फील्ड हटाया वैसे ही उसका डायमैग्नेटिज्म या पैरामैग्नेटिज्म का गुण खत्म हो गया। यहां पर तुरंत खत्म नहीं हुआ, वो सस्टेन करता है। ठीक, तो ये कहानी है, इसको आप नोट कर लीजिए। और इसी के साथ ये पूरा जो चैप्टर है ना ये खत्म हो जाता है, तो इसको आप शांति से कुछ पॉइंट नोट कीजिए। फिर तो उम्मीद है आप सारी बातें सीख गए होंगे। अगर आपको
फिजिक्स आसान भाषा में सीखनी है और वीडियो देख के वीडियो न्यूमेरिकल आपके निकलने चाहिए ऐसा आप सोचते हैं, तो अरविंद एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए फॉर टॉप क्वालिटी कंटेंट। और अगर ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक और शेयर कीजिएगा। वीडियो पसंद आने पर अरविंद एकेडमी चैनल को आप सब्सक्राइब करेंगे ही। और हाँ, इसका अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो अरविंद एकेडमी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट।